जय जिनेन्द्र, सादर वंदन। जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट संचालित જૈન સાહિત્યના કોર્સમાં ફરી એકવાર આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું અને સાથે खास करके मैं आवकार देती हूँ आज के हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम जी जैन को। जैन साहित्य सर्टिफिकेट कोर्स का ये 35वां व्याख्यान है और आज हम एक विशेष विषय पे बात करने जा रहे हैं। अगमतेर साहित्य की जब बात होती है तो कई बार हमने सुना है कि इस साहित्य को चरण करणानुयोग, धर्मानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। बट ज्यादातर जब हम साहित्य की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें ऐसे सीधे तौर से गणित से तो कोई लेना देना होता नहीं है क्योंकि हम साहित्य से जुड़े हुए हैं। किंतु हमारे आगमों में गणित, नक्षत्र, ज्योतिष, विज्ञान ऐसे कई विषयों को बखूबी छुआ गया है, उसके बारे में बात की गई है। उस समय हमने उस चीज की ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम जैन जैसे कुछ संशोधक ऐसे हमारे पास आए जिन्होंने ये ज्ञान की बारी को हमारे सामने खोल के रखा और इस विषय पे उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित करके हमें उस विषय की ओर ले गए और बताया कि आप तो बात करते हैं चाणक्य की, किंतु और थोड़े पीछे आइए तो आगम साहित्य में भी गणित की बात की गई है। आज इस विषय पे बात करेंगे डॉक्टर साहब। उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय देने की यहाँ कोशिश करूंगी। ऐसे तो वो मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा सेवा में कार्यरत है। इंदौर जिलों के शासकीय महाविद्यालय में गणित विभाग के अध्यक्ष तो है ही, साथ में वो प्राचार्य का दायित्व भी निर्वहन कर रहे हैं। गणित के विभागाध्यक्ष होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी और अलग अलग जगह से कार्यालयों में, अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उन्होंने प्रेस कंट्रोलर का भी दायित्व निभाया हुआ है। मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ से एमफिल करने के बाद उन्होंने जिस विषय पे संशोधन किया उस विषय को जरा ध्यान से सुनिएगा कि गणित के विकास में जैनोचार्यों का योगदान। इस विषय पे उन्होंने अपने शोध प्रबंध को 1992 में मेरठ विश्वविद्यालय में रखा और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद आज तक 12 छात्रालयों ने उनके पास से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हुई है मैथमेटिक्स में। कुंद ज्ञान विद्यापीठ एवं गणिनी ज्ञानपति शोधपीठ के इंदौर केंद्र से पीएचडी करने वाले 2 दर्जन से अधिक शोध यात्राओं का भी मार्गदर्शन हमारे डॉक्टर अनुपम जी जैन ने किया हुआ है। आज भी उनके हाथ के नीचे और 2 पीएचडी के छात्र तैयार हो रहे हैं। काफी बड़ा कार्य किया है। आज तक 21 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी है। 152 शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमें 169 अलग अलग विषयों के लेख उनसे प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी मासिकों से जुड़े हुए, जैसे कि ज्ञान देशना जो षट मासिकी है जिसके वे प्रधान संपादक हैं, इंडियन रिसर्च कम्युनिकेशन जो हाफ ईयरली मैगजीन है इसके वे एग्जीक्यूटिव एडिटर है, एवं दिगंबर जैन महासमिति पत्रिका के संपादक मंडल के भी वे सदस्य है। साथ ही में सन्मति वाणी, युवा परिषद बुलेटिन, परिणय प्रतीक एवं शराब सोपान के परामर्शक संपादक का दायित्व भी वे निभा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, 31 मार्च 2018 तक 1,83,376 पांडुलिपियों का संरक्षण कर उनका कुंद ज्ञानपीठ इंदौर के कैटलॉग तैयार करने के हेतु से आपको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। जैन गणित के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदान होने के कारण आज तक उनको बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उसमें से कुछ पुरस्कार की अगर मैं यहाँ बात करूं तो प्रथम गणिनी ज्ञानमती पुरस्कार 1995 में, जैन राष्ट्र गौरव अलंकरण 2002 में, उपाध्याय ज्ञान सागर स्वर्ण जयंती पुरस्कार 2008 में, रईधु पुरस्कार 2008 में,
आचार्य नेमिचंद्र पुरस्कार 2010 में, वागेश्वरी सम्मान 2011 में, जैन आगम मनीषी सम्मान 2012 में, जीतो गौरव सम्मान 2015 में, आचार्य योगी चंद्र सागर स्मृति पुरस्कार 2016 में एवं जैन विज्ञान रत्न 2018 में। ऐसे कई सारे पुरस्कार प्रोफेसर अनुपम जी जैन को प्राप्त हुए हैं। 2015 में पूज्य आचार्य श्री के ज्ञान सागर जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा उनको गणिताचार्य की डिग्री से भी सम्मान से विभूषित किया गया है। बहुत बड़ा बायोडेटा है और बहुत सारी बात इनके बारे में हम कर सकते हैं, किंतु मैं यहाँ अपने आप को रोकती हूँ, क्योंकि जितना हमें ज्यादा समय प्रोफेसर अनुपम जी जैन से मिले, उससे हम ज्यादा ज्ञान प्राप्ति कर पाएंगे। बट मैं इतना जरूर कहूंगी कि जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट का स्टेज आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। आप यहाँ आए हैं, बहुत ही आपका टाइट शेड्यूल रहता है, फिर भी आपने हमारी विनती का स्वीकार किया है और जैन आगम में गणित का क्या उल्लेख किया गया है, किस तरह से उल्लेख किया गया है, उस विषय पे आज आप हमारे स्वाध्यायों के सामने प्रकाश पाड़े, ऐसी विनती के साथ मैं आपको ये मंच हस्तगत करती हूँ। धन्यवाद शेजल बहन, आपने मेरे सम्मान में बहुत कुछ कहा। मैं उसका पात्र हूं या नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि भगवान जिनेंद्र देव की वाणी, जिसे हम जिनवाणी कहते हैं, उसके प्रति श्रद्धा का भाव जैन धर्म की विश्वव्यापी प्रभावना करने के उद्देश्य से 1980 में मैंने एक निर्णय किया था कि जैनाचार्यों के गणितीय अवदान को प्रकाश में लाया जाए, और इस भावना के साथ पिछले 40 वर्षों से 41 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं। और यह शासन देवी देवताओं की कृपा है, हमारे मनीषी विद्वानों का आशीर्वाद है, आचार्यों संतों की कृपा है कि हम इसमें कुछ थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। मैं जैन साहित्य अकादमी ट्रस्ट का भी आभारी हूं कि इतने प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में मुझे आज अपनी बात रखने का मौका मिला, क्योंकि ये तो मेरे जीवन का मिशन है कि जैन आचार्यों ने या जैन आगम ग्रंथों में जो गणित का विषय आया है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। मुझे विशेष रूप से शेजल बहन ने कहा कि आप हिंदी में बोलें, तो हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, अंग्रेजी में बोल के तो हम लोग थक चुके हैं। लेकिन आज यदि मुझे गुजराती आती तो मैं गुजराती में बोलता, लेकिन मुझे गुजराती नहीं आती है, इसलिए क्षमा चाहते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस संगोष्ठी में जो श्रोता हैं उनमें बहुलता गुजराती भाषियों की है। मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी में मेरी बात को समझेंगे, और अगर कोई जिज्ञासा होगी तो वो भी मुझे हिंदी में बताएंगे अथवा अंग्रेजी में भी बता सकते हैं, तो मैं उसका यथोचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मेरा आज का विषय है आगमकालीन साहित्य में गणित। बड़ा अच्छा विषय दिया गया और मुझे बांध दिया गया कि आगम काल की बात करो। आगम काल यानी आगम के सृजन और संकलन का जो काल था, लगभग भगवान महावीर के बाद के 1000 वर्षों की मुझे बात अपनी मोटे मोटे तौर पे करनी है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, ज्ञान का विस्तार होता जाता है, और उस ज्ञान के विस्तार के कारण पाए जाने वाले गणित की प्रकृति भी श्रेष्ठतर होती चली जाती। तो मित्रों, आज का विषय है आगमकालीन साहित्य में गणित। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लें जैन आगम क्या है। आप्त का वचन आगम है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो देवेंद्र मुनि शास्त्री, आचार्य देवेंद्र मुनि जी की किताब मैंने पढ़ी, जैन आगम साहित्य मनन और मीमांसा। कुछ समय के बाद मुझे श्रवणी मंगल प्रज्ञा जी, जो आज वर्तमान में साध्वी मंगल प्रज्ञा हो गई हैं, और कुछ समय थे जैन विश्व भारती लाडनू की
वाइस चांसलर भी रही, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है आप्त का वचन आगम है। मुझे ये बहुत सरल परिभाषा लगी। एक दूसरी परिभाषा उन्होंने दी है, आप्त पुरुष की वाणी से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो आगम है। आज आगम के स्वरूप के बारे में, आगम ग्रंथों के बारे में बड़े मतभेद हैं। 11 अंग, 12 उपांग, मूल सूत्र, छेद सूत्र, पैना आदि को लोग आगम की श्रृंखला में लेते हैं। दिगंबर परंपरा ये कहती है कि 11 अंग लुप्त हो गए, 12वें अंग दृष्टिवाद का कुछ अंश बिंदु मात्र हमें उपलब्ध है, और श्वेतांबर परंपरा कहती है कि नहीं, 12वां अंग लुप्त हो गया, दृष्टिवाद अंग लुप्त हो गया, 11 अंग और 12 उपांग इंटैक्ट है। और वर्तमान में यदि हम अपने को विषय के अंतर्गत सीमित करें तो मैं आज श्वेतांबर आगमों की ही बात करेंगे। जब कभी फिर कभी मौका मिलेगा तो दिगंबर आगमों की भी बात कर सकेंगे। तो जो वर्तमान में श्वेतांबर आगम हमें उपलब्ध है वो 5 वाचनाओं के प्रतिफल है। पाटलिपुत्र, कुमारी पर्वत, मथुरा, वल्लभी और दूसरी भी देवर्दिगज क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न वल्लभी वाचना, यानी इन 5 वाचनाओं का प्रतिफल जो है हमारे वर्तमान आगम है। श्वेतांबर परंपरा में भी कुछ विद्वान, कुछ परंपराएं मैं कहूं 32 आगमों को मानती हैं, कुछ 45 को मानती हैं और कुछ 84 को मानती है। लेकिन अंग, उपांग और मूल सूत्रों के बारे में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है। कुछ लोग प्रकीर्णक को, कुछ चूलिका सूत्रों को, कुछ निर्युक्तियों को भी मानते हैं। तो ऐसे एक परंपरा 32, दूसरी 45 और तीसरी 84 आगमों को मानती है। लेकिन जैसा कि मैं पिछले 40 वर्षों से कहता आ रहा हूं, भाई गणित में तो कोई मतभेद नहीं। अगर दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं में मतभेद है तो आचार्य को लेकर के है, चर्या को लेकर के है, लेकिन हिसाब किताब को लेकर के, गणित को लेकर कहीं से कहीं तक कोई मतभेद नहीं है। श्वेतांबर परंपरा में भी 32, 45 और 84 आगमों में भी सूत्र कृतांग, स्थानांग, भगवती, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, उत्तराध्ययन सूत्र, अनयोग द्वार सूत्र को सभी मानते हैं। 32 वाले, 45 वाले और 84 वाले सब मानते हैं। और गणित की बात अगर देखो तो इनमें ही सारा उपयोगी गणित मिलता है। आचार्य जिनभद्र गणि की विशेषावश्यक भाष्य, वृहत्कल्प भाष्य, वृहत श्रृंगाणी भी महत्वपूर्ण है। आचार्य उमा स्वाति के तत्वार्थाधिगम सूत्र भाष्य में भी गणित की विषय वस्तु काफी है, जीव समास में भी है। लेकिन अगर हम केवल अंग की बात करें तो स्थानांग, सूत्रकृतांग, भगवती, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और सबसे ऊपर अनियोग द्वार, इतने में गणित की 95% सामग्री जो आगमों में पाई जाती है मिलती है। यदि मैं गणित की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की बात करूं आगम ग्रंथों में तो वह है अनियोग द्वार सूत्र। तो मित्रों, इससे एक बात तय होती है कि गणित का विषय जो आगम ग्रंथों में आया है वो सब परंपराओं में आया और समान रूप से आया। दिगंबर परंपरा के भी जो ग्रंथ हैं जो 500 ईस्वी के पहले के हैं, ऐसे षटखंडागम, कषाय पाहुड़, तिलोय पर्णत्ती और लोक विभाग के हैं। एक बात मैं और कह दूं कि अनियोग द्वार में जो विषय आता है, जिस रूप में आता है, स्थानांग में आता है गणित का विषय, वही दिगंबर परंपरा के ग्रंथों में भी आता है। थोड़ा बहुत माइनर चेंज जो लिपिकारों की कृपा से हो गया, अथवा जब संकलन होने लगा तो उस समय पाठ भेद और परंपरा भेद से थोड़ी बहुत बातों में भले अंतर आ गया, लेकिन 1%, 99% में कोई मतभेद नहीं है। और यह हमारे जैन धर्म के लिए बड़े गौरव की बात है कि कहीं से कहीं तक कोई मतभेद की बात इन विषयों में नहीं है। जब मैंने आगम शब्दकोश देखा और कुछ और ग्रंथों को देखने की प्रस्तावनाएं उनकी पढ़ी तो मुझे लगा कि 4 नाम
गणित के लिए बड़े प्रसिद्ध रूप में आए। एक तो गणीय शब्द आया है, दूसरा संख्यान शब्द आया है, तीसरा मिथ्याश्रुत आया है। देखिए भाई, श्रुत तो श्रुत है, लेकिन हमारा जो गणित है उस समय के लोगों को ऐसा लगा होगा शायद ये मोक्ष दिलाने वाला नहीं है। अरे लेकिन कर्मों के जो हमारे साथ आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्म हैं, उन कर्म की प्रकृतियों को समझ करके उनकी निर्जरा करने में, निर्जरा करने की रीति को समझने में गणित बड़ा उपयोगी है। लेकिन फिर भी इसका नाम मिथ्याश्रुत नंदी सूत्र में आया है। और लौकिक आगम, क्यों? यद्यपि लौकिक और अलौकिक दोनों चीजें गणित के अंतर्गत हैं। गणित की जो दो मुख्य धाराएं हैं, एक लौकिक गणित है और एक लोकोत्तर गणित है। लोकोत्तर गणित को अलौकिक गणित भी कहते हैं। अलौकिक गणित के अंदर रज्जु, उपमा, सागर इत्यादि ये सब चीजें, ये विषय जो अनकाउंटेबल ट्रांसफाइनाइट नंबर्स का जो विषय है, जो इन्फिनाइट का विषय है, वो सब लोकोत्तर गणित के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर भी अनुयोग द्वार में इसको लौकिक आगम कहा गया है। तो गणित के लिए 4 शब्द आए हैं, गणीय, संख्यान, मिथ्याश्रुत, लौकिक आगम। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि और कोई नहीं हो सकता है, हो सकता है। आगम बहुत विशाल है। अरे मैंने जो पढ़ा है उनमें ये शब्द मिले हैं। क्यों? कि सारा आगम किसी ने पढ़ लिया है, ऐसा हम श्रावकों में से तो शायद ही कोई कह पाएगा। संतों की बात अलग है, जिनका पूरा जीवन ही समर्पित। हम लोग तो आजीविका में भी लगे रहते हैं, इसलिए सारा आगम पढ़ लिया हो ऐसा कहीं अभिमान रंच मात्र भी हमको नहीं है। और गणित का महत्व कितना है, लेकिन देखिए वेदांग ज्योतिष कहती है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणिस्तथा तद सर्व वेदांगानाम गणितम मूर्धन स्थितम। लेकिन हमारे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भी कहा है। 72 कलाओं की चर्चा जब द्वितीय वक्षस्कार में होने लगी, तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के रचनाकार ने लिखा कि लिहायो गणित पहाड़ाओ, यानी लेखाधिक किंतु गणित प्रधान है। लिपि 72 कलाओं में लिपि आदि का महत्व है, रहेगा, इसको कोई नकारता नहीं है, लेकिन गणित प्रधान है। और ठाणम में, अरे वो तो हमारा अंग है, गणेशो में भंग सोह में, गणित सूक्ष्म है, भंग भी सूक्ष्म है। इसके माने ये थोड़ा सा उन्होंने भेद कर दिया। गणित को, भंग को गणित के अंतर्गत होते हुए भी उसकी विशालता, उसकी महानता के कारण, उसकी वैशिष्ट के कारण अलग से स्थान दिया। गणीय सुहुमो भंग सुहुमो। और आचार्य आर्य रक्षित ने जब अनुयोग द्वार में विषयवार विभाजन की चर्चा की तो लिखा द्रव्यानुयोग। हमारी शेजल बेन ने भी कहा ही था अनुयोगों के बाद। तो ये अनुयोग कोई एयर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि एक की चीज, एक ग्रंथ एक अनुयोग का है तो उसमें दूसरी विषय नहीं हो सकता। अरे बड़े भगवती जैसे ग्रंथ इतने विशाल है कि चारों अनुयोग उसमें आ जाते। स्थानांग में जब एक एक, पहले दूसरा तीसरा चौथा, जब उसका विभाजन किया गया तो हर एक में कई कई अनुयोगों का विषय आ गए हैं। लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पे देखा जाए, मुनिषी कन्हैया लाल जी कमल साहब ने, महाराज साहब ने चारों अनुयोगों को कंपाइल किया। बहुत भगीरथ प्रयास है ये। द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, गणितानुयोग, धर्म कथानुयोग। अब मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि मेरे विषय पर पूरा एक अनुयोग का नाम रखा गया। और मैंने, आपने नहीं, आचार्य आर्यरक्षित ने पहली शताब्दी के अंदर एक अनुयोग का नाम गणितानुयोग रखा। इसके माने आप ये नहीं कह सकते हैं कि गणित का महत्व नहीं है। केवल स्पर्श नहीं किया गया है, गणित को के बिना आगम के विषय की गंभीरता को जानना और समझना ही संभव नहीं। आचार्य महावीर ने गणित सार संग्रह के 17वें श्लोक में लिखा है कि बहुभिर्वे प्रलापै किम त्रैलोक के सचराचरे यत् किंचित् वस्तु तेन तम गणितेन बिना नहीं। बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या फायदा, तीनों लोक में जो चराचर वस्तुएं हैं तेन तम, वे सब गणित के बिना नहीं है, यानी उनको समझा नहीं जा सकता। तो गणित इतना महत्वपूर्ण है
पंडित टोडरमल ने 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या लिखा? बहुर्जे जीव संस्कृतादि के ज्ञान थे सहित हैं, किंतु गणितादि के ज्ञान के अभाव थे, मूल ग्रंथ या टीका विषय प्रवेश ना पावे हैं, तीन भव्य जीवन का जे इन ग्रंथन की रचना करी। जब वे गोमन सारादि ग्रंथों की टीका लिख रहे थे तो उनको एक अलग से चैप्टर बनाना पड़ा, अर्थ संदृष्टि अधिकार। तो उन्होंने लिखा कि बहुर्जे जीव, बहुत बहुत सारे वे जीव जे संस्कृत आदि के ज्ञान के सहित है, संस्कृत आदि उनको मालूम है किंतु गणितादि के ज्ञान के अभाव थे। लेकिन मैथमेटिक्स नहीं आने के कारण वो मूल ग्रंथों में प्रवेश नहीं पा पाते हैं। और हम रोज देखते हैं कि स्वाध्याय की गद्दी पर बैठ करके जब लोग उसका वाचन करते हैं और जब गणित का विषय आ जाता है, जब भूगोल और खगोल का विषय आ जाता है, जब कर्म की प्रकृतियों के समेकित प्रभाव की बात आ जाती है, तो लोग उसको आगे बाईपास करके आगे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वो विषय उनकी पकड़ के बाहर होने लगता है। और हमारे श्रावक बड़े धर्मभीर होते हैं, जो विषय समझ में नहीं आता उस पर अपनी टिप्पणी नहीं करते हैं, कहते हैं केवली जाने, क्योंकि केवली भगवान का विषय है, इसमें कोई बात गलत हो गई तो मुश्किल हो जाएगी, ऐसा मान करके वो आगे बढ़ जाते हैं। और जब इस शताब्दी में, ये 20वीं शताब्दी में जब हम देखते हैं, जब थोड़ा सा जैन गणित का अध्ययन अनुसंधान शुरू हो गया, तो एक BL उपाध्याय ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी PhD थीसिस लिखी, प्राचीन भारतीय गणित का भाषा, शास्त्रीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन। वो किताब के रूप में 1971 में छपी। वो कहते हैं यदि जैन लोग इस युग के अपने धार्मिक ग्रंथ संजोए न रखते तो आज गणित का एतत्कालीन इतिहास पूर्ण रूप से अंधकार विलीन हो जाता। कौन से? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, यानी एक भगवान महावीर के बाद 1000 साल का जो इतिहास है वो अंधकार विलीन हो जाता अगर जैनियों ने अपने एतत्कालीन इतिहास पूर्ण रूप से अपने ग्रंथों को संजो करके न रखा हो। ये हमारी नहीं, हम श्रावकों की टिप्पणी नहीं है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर की टिप्पणी है। स्थानांग सूत्र, भगवती सूत्र तथा अनुयोग द्वार सूत्र इस युग के प्रमुख ग्रंथ हैं जो गणित के संदर्भों से ओतप्रोत है। देखिए, इन्होंने भी स्थानांग सूत्र, भगवती सूत्र और अनुयोग द्वार सूत्र को प्रमुखता दी और ये छपी हुई किताब है 1971 की। मेरे पास इसकी प्रति भी है। मैं जो भी बात कह रहा हूं पूरे प्रमाण से कह रहा हूं। इस किताब के पृष्ठ 26 पर ये कथन है उनका। और यूरोप के एक बहुत मशहूर विद्वान है जॉर्ज जी जोसेफ, इन्होंने एक लगभग 900 पेज की किताब लिखी है, क्रिस्टा पिकॉक। यानी वो किताब एक अनूठी किताब है जिसमें उन्होंने इस बात को स्टेब्लिश किया है कि सारा कुछ वेस्टर्न का नहीं है, ईस्टर्न वर्ल्ड के पास भी बहुत कुछ देने के लिए है। तो उस हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स की किताब में वो क्या लिखते हैं? व्हाट इज बीइंग सजेस्टेड हियर इज दैट फर्दर वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट, चर्चा चल रहे थे ट्रांसफाइनाइट नंबर की, फर्दर वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट यानी थ्योरी ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर of Jain mathematics may prove fruitful in future research on the foundation of mathematics, that Jain literature from 1500 to 2000 year may hold valuable clues to the very nature of mathematics is an exciting thought. Actually ये टिप्पणी उस समय जॉर्ज केंटर का जो इनफाइनाइट पैराडॉक्सेस और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और अलिफ नॉट की चर्चा चल रही थी, वहां पर उन्होंने ये बात कही है। और इसको गणित भारती जो इंडियन सोसाइटी फॉर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का जर्नल है उसके पेज 15 1994 के इशू में पेज 15 पर इसको कोट किया गया। तो यूरोपियन स्कॉलर भी मानते हैं कि असंख्यात और अनंत का जो गणित जैन ग्रंथों में, जैन आगम ग्रंथों में पाया जाता है। फिर एक बात पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि मैं केवल आगम ग्रंथों की ही बात कर रहा हूं, बाद के साहित्य में तो प्रचुरता से ये चीज उपलब्ध है, लेकिन आगम ग्रंथ तब लिखे गए थे जब आर्यभट्ट का भी अस्तित्व नहीं था। 498 में आर्यभट्ट आए हैं। आप जानते हैं कि दुनिया के गणित इतिहास की किताबें उठा के देख लो, बात भारत के गणित की जब शुरुआत होती है तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर, महावीर और भास्कराचार्य पे आके टिक जाते। बाद में जो और थोड़ा मेहनत करते हैं वो माधव, लल्ल और गणेशन की बात करते हैं।
लेकिन शुरुआत तो आर्यभट्ट से होती है। और इसीलिए आर्यभट्ट के पहले का जो भारतीय गणित का काल है वो डार्क पीरियड कहा जाता है। मित्रों, वो डार्क नहीं है, वो इतना इनलाइटन है, इतना लाइट, इतना प्रकाश में है कि हम उस प्रकाश को जब देखेंगे तो चौंधिया जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हमारे आगम ग्रंथों में है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वो मेरे जो साथी लोग हैं जो गणित जानते हैं वो आगम नहीं पढ़ पाते, उनको आगम नसीब ही नहीं होता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम जैन कुल में पैदा हो गए, आचार्यों का सानिध्य मिला, आगम ग्रंथ देखने को मिले, और गणित का तो लौकिक गणित का ज्ञान तो था ही, एक कॉम्बिनेशन बन गया। यदि हमारे श्रोताओं में से कुछ लोग इस क्षेत्र में आगे आना चाहेंगे तो बहुत उज्जवल है भविष्य उनका। क्यों कि आगम ग्रंथों में आज की गणितीय समस्याओं के समाधान भी निहित है, लेकिन उतनी सूक्ष्म दृष्टि डालनी पड़ेगी, उतनी पारिभाषिक शब्दावली को समझना पड़ेगा, तब उसके अंदर से मोतियां मिलेंगी। बिना गहरे बैठे अपने को मोती नहीं मिलते। अब बात आती है कि भाई इन आगम ग्रंथों में विषय है क्या क्या। आज किसी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आप चले जाइए किसी यूनिवर्सिटी में, और किसी सीनियर प्रोफेसर से कहें तो वो 10-15 ब्रांचेस मैथमेटिक्स की बता देगा। गुजरात में कुछ अलग ब्रांचेस पे काम होता है, मालवा में कुछ अलग ब्रांचेस पे काम होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फेवरेट ब्रांचेस कुछ अलग अलग है। ये आज की स्थिति है, 20वीं शताब्दी की स्थिति है। लेकिन 300 बीसी में, 300 ईसा पूर्व में, जब मोटे तौर पे स्थानांक सूत्र का काल 300 ईसा पूर्व मानते हैं, अरे थोड़ा बाद का भी मान लो तो 2000 साल पुराना तो मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं। तो स्थानांक सूत्र के 10वें अध्याय में क्या लिखा? 10 विधेय संखाणे पढ़ते तम जहां। स्थानांक सूत्र हमारा अंग साहित्य के अंतर्गत है। अंग साहित्य में स्थानांक सूत्र जिसको ठाणम कहते हैं, उसमें 10वें अध्याय में वहां सब चीज 10 ही है। 10वें अध्याय में सब चीज 10 है। क्या लिखा है कि परिकम्मम व्यवहारो रज्जुराशि कलासवन्य जावंतावंति वग्गो घनो ततः वग्ग वग्गो विकप्पोत। तो ये गाथा है, यानी संख्यान के 10 प्रकार कौन से हैं, और इसके बारे में अभयदेव सूरी ने जब उसकी टीका लिखी, उन्होंने लिखा, बीबी दत्त ने लिखा, एच.आर. कापड़िया ने लिखा, बी.एल. उपाध्याय ने लिखा, प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जैन ने कोशिश की, सब ने अपनी अपनी दृष्टि से इसकी गाथा दी है। मैंने इसको हम एक चार्ट के रूप में बताने की कोशिश की है। देखिए, परिकर्म मैथमेटिक्स की जितनी भी पुरानी किताबें हैं, चाहे वो आर्यभट्टी हो, चाहे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत हो, या श्रीधर की पाटीगणित हो, या महावीराचार्य का गणित सार संग्रह, बहुत इनिशियल स्टेज में थोड़ा कम है, लेकिन जब पाठ्य पुस्तक शैली में चीजें लिखी जाने लगी तो आप देखें कि गणित सार संग्रह में और श्रीधराचार्य के पाटीगणित और त्रिशतिका में सब में 8 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, 8 मूलभूत परिकर्म होते हैं, संकलन, व्यकलन, गुणन, भागाहार, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, ये 8 फंडामेंटल ऑपरेशन। और परिकर्म का मतलब ये है कि आगम ग्रंथों में ये 8 परिकर्म मिलते हैं, और हम जब टटोलते हैं मिलते हैं कि जहां कहीं भी जोड़ने की बात आ जाती है उनका उपयोग होता है। कोई ऐसा नहीं कहा जोड़ने की विधि सीखो, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आगम ग्रंथों के रचनाकार थे, कंपाइल करने वाले थे, वो जानते थे कि भाई आगम ग्रंथ कोई कम बुद्धि वाला आदमी नहीं पढ़ेगा, आगमों को कौन पढ़ेगा, तीक्ष्ण प्रखर बुद्धि, प्रखर मेधा संपन्न लोग ही पढ़ते थे। तो परिकर्म, फिर व्यवहार, यानी आप एप्लीकेशन ऑफ दीज फंडामेंटल 8 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, यानी उनका यूज, एप्लीकेशन पार्ट, वो व्यवहार है, व्यवहार है। और फिर रज्जु, रज्जु को शुरू में माना गया समतल ज्यामिति, लेकिन बाद में बीबी दत्त ने उसको रेखा गणित माना, और एलसी जैन साहब ने कहा नहीं, ये जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, घात की खंड, मानसोत्तर पर्वत, तमाम स्वयंभू रमण तक का जो जाता है, जो रज्जु है, उपमा कालमान है, सागर है, ये सारा जो मैथमेटिक्स है ये कहाँ जाएगा। यानी मोटे तौर पर हम कहें कि
ट्रांसफाइनाइट नंबर या ट्रांसीडेंटल नंबर की जो मैथमेटिक्स है, ट्रांसफाइनाइट, ट्रांसीडेंटल नंबर और इनफाइनाइट की जो मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स रज्जु के अंतर्गत आती है, क्योंकि रज्जु स्वयं एक असंख्यात राशि है। राशि, अब यहाँ राशि को अन्नों की ढेरी अर्थ किया था अभयदेव जी ने, आचार्य अभयदेव सूर्य ने अन्नों की ढेरी किया, क्योंकि उस समय तक देखिए आदमी को दृष्टि कहां से मिलती है, इन्वायरमेंट से मिलती है, और उसका आयतन निकालने के लिए कुछ अन्नों की ढेरी थी। उस समय अन्न सबसे प्रमुख चीज थी, बाद में और चीजों की ढेरी लगने लगी, ईंट आदि की ढेरी लगने लगी, तो उसके ऊपर भी उसके अंतर्गत कवर करने लगे। लेकिन जब धवला का मैथमेटिक्स पढ़ा गया, या जब एक नई दृष्टि एलसी जैन साहब ने दी, उसमें क्या चीज निकल के आई कि राशि का मतलब अपन सब पढ़ते हैं ना, मिथ्या दृष्टि जीव राशि, भव्य जीव राशि, अभव्य जीव राशि है। तो ये जो जीव राशि है, ये सब सेट थ्योरी, क्यों कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आज जो मिथ्या दृष्टि जीव राशि है, जो भव्य जीव राशि है, या जो साधुओं की संख्या है, वो साधुओं की एक श्रेणी है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल डिफाइंड चीज है। इसी तरीके से कला सवन ने, कला सवन जैन साहित्य का एक टेक्निकल वर्ड है जो भिन्नों के लिए, फ्रैक्शंस के लिए उपयोग किया जाता है, और यावत तावत ये शुरू में तो प्राकृतिक संख्याओं के गुणन के लिए लिया गया, लेकिन ठीक नहीं था ऐसा लेना, क्योंकि ये तो 8 फंडामेंटल ऑपरेशन में आ गया। तो फिर बाद में इसका दिया गया सिंपल इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन। वग्गोस का अर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, घड़ों का अर्थ है क्यूबिक इक्वेशन, वग्गो वग्गो का अर्थ है हायर ऑर्डर इक्वेशन, यानी सेकंड और थर्ड से ऊंची घात जब बन जाती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स गणित सार संग्रह वगैरह में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आता है विकपोत, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहा। इवन लाडू संस्करण में वी और कप्पो, वी कल्पच करके क्रकच का व्यवहार कर दिया, लकड़े को चीरने फाड़ने से संबंधित मैथमेटिक्स, इतने मोटे लट्ठे को चीर करके कितने पटरे बनाए जा सकते हैं, क्या ऐसा मैथमेटिक्स है? लेकिन नहीं, वास्तव में जो भंग का गणित है, जो विकल्प का गणित है, जिसको आज कॉम्बिनोट्रिक्स कहा जाता है, क्रमशः संचय कहा जाता है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन कहा जाता है, वो सब विकपोत के अंतर्गत आता है। एक्चुअली गलती क्या हुई कि प्रतिलिपिकार वाले ने वी को अलग कर दिया और कप्पो को अलग कर दिया, वी अलग हो गया और कप्पो अलग हो गया, और जो संपादन करने वाला विद्वान था, उसको ये दृष्टि नहीं थी कि विकल्प नाम का भी एक मैथमेटिक्स होती है, जिसको कि भंग का गणित कहते हैं। तो ये सब गड़बड़ हुई, लेकिन बाद में इसको काफी ठीक कहा गया। मैंने इस बारे में एक बड़ा डिटेल आर्टिकल लिखा है, जय अर्धमागधी आगमों में निहित गणितीय अध्ययन के विषय, क्या एग्जैक्टली उसका शीर्षक है, जैन आगमों में निहित गणित अध्ययन के विषय। ये हमारा लेख कई जो है उसमें प्रकाशित हुआ है, कई जगह प्रकाशित, दलसिंह मालवड़िया अभिनंदन ग्रंथ में छपा था, उसके बाद में ये बंबई से स्थानांग सूत्र छपा, उसमें भी इसको एज इट इज रिप्रिंट किया गया है। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। 10 विधे संखाणे पढ़नते तम, जहां परिकमम व्यवहार हो तो स्थानांग में आया, लेकिन शीलांक ने सूत्रकृतांग की टीका में एक दूसरी गाथा लिख दी है, परिकम रजुराशि व्यवहारो तह कला सवन्ने और इसका जब संस्कृत छाया की गई तो परिकम रजुराशि व्यवहारस्तया कला सवर्णस्य पुद्गला यावत तावत भवन्ति घनम घनम मूलम वर्ग वर्गमूलम। तो इन्होंने विकल्पोत को तो हटा ही दिया। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमने उधर देखा था भंग गणियाय गमितम और गणीय सूक्ष्म भंग सूक्ष्म, यानी गणित को भंग से अलग कर दिया। जैसे आज मैथमेटिक्स से एस्ट्रोनॉमी, एक जमाना था जब मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी का पार्ट थी, फिर बाद में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एस्ट्रोनॉमी आ गई, और आज एस्ट्रोनॉमी को मैथमेटिक्स से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। एक इतनी इंडिपेंडेंट बड़ी ब्रांच हो गई, तो इसलिए ऐसा लगता है कि शीलांग ने सोचा भंग को तो इससे अलग कर दो, क्योंकि उसका विषय बहुत ज्यादा है और वो डोमिनेट करता है। लेकिन जब इसकी टीका लिखे के आधार पर एस.एन. सेन वगैरह जब हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स लिखने लगे, तो उन्होंने इसके अर्थ करने में फिर कॉम्बिनेशन को लिख दिया और पुद्गल को छोड़ दिया। अब बात यह आई कि पुद्गल जो है
यानी जो मैटर है इसका मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक है क्या? ये तो फिजिक्स की चीज है, मैटर। और जिसको हम लोग अपने यहाँ 6 द्रव्यों में जीव अजीव, जीव अजीव है, धर्म अधर्म आकाश और काल, तो ये 6 द्रव्यों के अंदर जो अजीव द्रव्य है उसी से जुड़ा हुआ तो पुद्गल है। तो पुद्गल तो एक अलग विषय है, उसको इसमें क्यों ले लिया? लेकिन लिया है क्यों? कि जब संख्यान के प्रकारों में ले रहे हैं तो फिर इसके माने तो वो रहेगा ही। और दूसरा, ये घन के साथ घलमूल और वर्ग के साथ वर्गमूल कहां से आ गया? इसका तो कहीं मूल गाथा में उल्लेख ही नहीं था। तो इस तरीके की जब आदमी जो टीका करने वाला है उसको पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं होती है तो उन्होंने कहा 8 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, वर्ग वर्गमूल घन और घलमूल, तो इसको जोड़ दो, तो ये सब गड़बड़ हुआ। लेकिन भैया वो तो कहते हैं ना कि जैसे जैसे अंदर घुसते जाओ नई नई चीजें मिल जाती है। तो बीबी दत्त ने 1929 में, आज से कितने साल हो गए, 70 90 91 92 साल पहले कहता है पुद्गल एज ए टॉपिक फॉर डिस्कशन इन मैथमेटिक्स इज मीनिंगलेस। प्रोफेसर विभूति भूषण दत्त जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और वो आदमी जैन धर्म के प्रति बड़ा अनुराग रखता, उसने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ हिंदू मैथमेटिक्स के अंदर जैन मैथमेटिक्स को पूरा तवज्जो दिया और ऑन द जैना स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स करके एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल लिखा जो बुलेटिन ऑफ कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी में छपा। और मुझे ये कहते हुए फक्र है कि वह जैन गणित के क्षेत्र में जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, ये वर्ड किसने कॉइन किया? ये किसी जैन ने नहीं, वो विभूति भूषण दत्त ने किया, जो बाद में वैष्णव परंपरा में दीक्षित होकर के पुष्कर तीर्थ पे रहने लगे और वहां वो स्वामी विद्यारण्य बन गए। भगवती सूत्र में जब हम जाते हैं तो वहां तो पुद्गल की बहुत लंबी विवेचना है। और जब मैथमेटिक्स में भी अप्लाइड मैथमेटिक्स में जाते हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में सब पुद्गल की बात आती है। तो फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में कोई बाउंड्री लाइन नहीं बनती, इसलिए पुद्गल भी गणित के अध्ययन का विषय स्वीकार किए जाने में कहीं से कहीं तक कोई विसंगति पैदा नहीं होती। वृहत्कल भाष्य में भंग गणयाय गमिकम करके एक गाथा मिलती है, इससे हमको थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन थोड़ा हम ठीक कंफर्टेबल जोन में आए थे, इतने में हमको स्थानांग सूत्र का 4था अध्याय देखने को मिल गया और उसमें लिखा है 24 संख्याएं पढ़ते तम परिकम्मम व्यवहारे रज्जु राशि, यानी वहां केवल 4 प्रकार के संख्यान कहती, यानी एक और तो 10 कह रहे हैं, उसी स्थानांग सूत्र में 10 कह रहे हैं और उसी में 4 कह रहे हैं। इसके माने भाई जिनको इक्वेशन से मतलब नहीं हो, यानी जावन तावन कला सवन्ने जावन तावन परिकम्म रज्जु राशि पे रुक गए, कला सवन्ने तक नहीं गए। फ्रैक्शन का पार्ट थोड़ा मुश्किल होता है और इक्वेशन और अलजेब्रा का पार्ट तो ज्यादा ही मुश्किल होता है, तो उन्होंने कहा केवल शुरू की जो मैथमेटिक्स है वो परिक्रम है, व्यवहार है, रज्जु है और राशि है। लेकिन आज की जो व्याख्या है उसके आधार पर रज्जु सबसे मुश्किल हो रहा है और ये राशि जो है ये सब मॉडर्न अलजेब्रा है, यानी सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी के अंदर देखिए हमारे जैन आगमों में सेट के लिए राशि, ओग, पुंज और संपात शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, जिसमें राशि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अब ये तो हमने बताया कि कौन से विषय इसमें हो सकते हैं, अब कौन से विषय हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली है क्या, ये भी तो जोड़ा जाना चाहिए। क्यों कि अब हमारे 30 मिनट से ज्यादा का समय निकल चुका है, इसलिए अब हम थोड़ा कंक्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर बात करें। तो सूर्य प्रज्ञप्ति जो है ये हमारे उपांग साहित्य में आता है और इसको सबसे शुरू में मैंने क्यों लिया, शुरू में मैं इसलिए ले रहा हूं कि थीबोट ये कह रहा है कि थीबो का ये कहना है कि इसके ऊपर कोई ग्रीक प्रभाव नहीं। सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति कंबाइंड रूप से मलयगिरी की टीका, आचार्य मलयगिरी की टीका के सहित प्रकाशित हुए हैं। मैंने आगम 32 देखी है ब्यावर वाली, तो उसमें ये साथ साथ छपी है। अब आप देखें कि इसके ऊपर ग्रीक इन्फेक्ट नहीं है, इसके आधार पर उन्होंने कहा कि भाई इसका पीरियड जो है वो लगभग 500 BC होना चाहिए, थीबो की ओपिनियन। इसके अलावा BL उपाध्याय कहते हैं कि दीर्घ वृत्त के आविष्कार का श्रेय जो यूनानी मेनेकमस को दिया जाता है वो ठीक नहीं है। यूनानी विद्वान का पीरियड लगभग 300 BC है,
क्योंकि ये हमारे यहाँ मैंने वहां उनके बात शब्दों में भारत बहुत पहले सूर्य प्रज्ञप्ति और ब्रैकेट में लिखते हैं 500 ईसा पूर्व। एवं धम्म संगनी, ये बौद्ध ग्रंथ है, 400 ईसा पूर्व में इसका उल्लेख मिलता है। यानी इन्होंने भी सूर्य प्रज्ञप्ति को 500 ईस्वी पूर्व की माना। तो इस 500 ईसा पूर्व यानी आज से 2500 साल पहले अगर हमारे किसी जैन उपांग के अंदर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी मिलती है तो भी बड़े क्रेडिट की बात है, क्योंकि दूसरों के पास तो उस समय ये भी नहीं था। तो आप देखें इसके अंदर फ्रैक्शंस का बहुत बड़ा प्रयोग है। फ्रैक्शंस का देखिए, जो शुल्ब सूत्र है, आप स्तंभ, मानव, बौधायन, वारा, बाधुल, ये 800 बीसी के लगभग इनका पीरियड, 700 बीसी, 600 बीसी, 800 बीसी दिया जाता है। लेकिन इनके अंदर ज्योमेट्री तो काफी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुल्ब सूत्रास जो है वो ज्योमेट्री की दृष्टि से बड़े रिच है, संपन्न है। लेकिन उनमें फ्रैक्शंस का जितना अच्छा प्रयोग सूर्य प्रज्ञप्ति में मिलता है उतना नहीं मिलता। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी भिन्नें मिलती हैं, 5251 सही 29/61। अनुचित भिन्नें भी मिलती है, यानी अनुचित भिन्नों से मतलब है जिनका अंश हर से बड़ा होता है, 61/2, 548/61। जटिल भिन्नें भी मिलती है, 2 सही 41 सही 1/2/183, 3 सही 51 सही 1/2/183, यानी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की मिलती है। फिर फंडामेंटल ऑपरेशन और फ्रैक्शंस में मिलते हैं, योग का, अंतर का, भिन्न से भाग, अपवर्तन, निकटतम पूर्णांक। जैसे कहीं 17/18 है तो उसका निकटतम पूर्णांक 1 हो जाएगा, ठीक है। 31/16 है तो निकटतम पूर्णांक उसका 2 हो जाएगा। पूर्णांक से भाग, भिन्नों से भाग इत्यादि बहुत सारी चीजें, यानी देयर आर सो मेनी ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस देखने को मिलते हैं सूर्य प्रज्ञप्ति में। ऐसे समय जबकि दूसरों के पास फ्रैक्शंस को ट्रीट करने की ट्रिक नहीं थी, का ज्ञान नहीं था उस समय, या बहुत सीमित था। कहीं 1/2, 1/3, 1/4 ये भाग, लेकिन 1/2 का 3/7 निकालना और इतने इम्प्रॉपर या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस की बात करना, ये दूसरों के बस की बात नहीं थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरे, जम्बुद्दीप प्रज्ञप्ति। जम्बुद्दीप प्रज्ञप्ति भी आगम ग्रंथों के अंतर्गत आता है। और यहाँ जैनियों में एक विशेष बात है, अपनी परंपरा के प्रति दुर्वाग्रह नहीं लेकिन बहुमान जरूर रहा है। पूरे जैन परंपरा में विष्कंभ वर्गस्य 10 गुणते वर्गमूलस्य परधि भवेत्, यानी विष्कंभ के वर्ग में 10 का गुणा करके वर्गमूल लेने पर, यानी 10d² का अंडर रूट करने पर, यानी पाई का मान अंडर रूट 10 लिया गया है। ये जैनियों की परंपरा है। स्थूल मान में 3 और सूक्ष्म मान में अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 का मान 3.14 जैसा नहीं है, 3.16 के आसपास बैठता है, दैट इज इंफीरियर। लेकिन जिस टेक्निक और जिस पर्पज से जैनियों ने इस्तेमाल किया है, एक सर्किल के अंदर या एक स्क्वायर के अंदर जब एक सर्किल बनाया जाता है तो जिस तरीके से ये पाई जो है ये क्या है, परिधि और व्यास का एक अनुपात है। ये अनुपात वहां जिन ट्रिक से निकाला गया है, जिस टेक्निक से निकाला गया है, उसमें अंडर रूट 10 सहजता से आता है और इसका इन्होंने खूब इस्तेमाल किया है। सारी जैन परंपरा के अंदर हम देख चले आएंगे, हमें पाई का मान अंडर रूट 10 मिलता है। लेकिन और इसी के लिए अंडर रूट 10 इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू a प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2a, ये अप्रोक्सीमेशन हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने दिया और इसको ही इसका क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन जैना कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स में B.S. जैन साहब लिखते हैं कि द मॉडर्न हिस्टोरियन ऑफ मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स बाय मिस्टेक हैव एट्रीब्यूटेड द क्रेडिट ऑफ दिस अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट फार्मूला टू हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, बट क्रेडिट फॉर इट्स फर्स्ट डिस्कवरी शुड वेरी राइटली गो टू द इंडियंस। इंडियन या जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति जैन्स की है और जैन की है तो जैन भी तो भारतीय है, तो गलत कुछ भी नहीं है। हम तो एक बात ये कहते हैं कि जैना स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का नाम भी जैना स्कूल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कर दिया है तो कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि सारे जैन धर्म का विकास हमारे 24 के 24 तीर्थंकर भारत में हुए हैं, हमारे सभी महान आचार्य भारत में हुए हैं। तो इसलिए जैन स्कूल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कहने में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और इसी जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में लेहियाओ गणित पिहाड़ाओ ये दूसरे वक्षस्कार में दिया है, और ये जो सूत्र है ये 7वें वक्षस्कार में दिया है। और गणितीय दृष्टि से 7वें वक्षस्कार में और भी बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। हालांकि शायद शुरू के ही कुछ 25-30 पन्नों के बीच में विदेह क्षेत्र के पुरुषों और स्त्रियों का जो वर्णन है वो देख करके मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे जैन आचार्यों ने ये वर्णन कैसे कर दिया। लेकिन या तो वो छेपक होगा, वो अंश भी छेपक हो सकता है, वस्तु स्थिति क्या है ये तो केवल ही जाने। अब एक बात हम कर लें भगवती सूत्र। देखिए, साध्वी कनक प्रभा जी ने, साध्वी प्रमुखा जी ने भगवती को तो कहा कि जैन भगवती सूत्र तो ज्ञान का आगार है, स्टोर हाउस है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी गई। ये 5वां अंग है, इसके अंदर स्थान मान पद्धति है, दीर्घ संख्याओं का बड़ा भारी प्रयोग मिलता है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं मिलती है जिसके समकक्ष संख्याएं कुछ ललित विस्तर और धम्म संगनी में तो आती है, लेकिन वैदिक परंपरा के ग्रंथों में इतनी विशाल संख्याओं का इतना प्रॉपर यूज नहीं मिलता है। कालमान और क्षेत्रमान की सूचियां अपन जानते हैं कि समय सूक्ष्म इकाई है काल की, और क्षेत्र की सूक्ष्म इकाई प्रदेश है। तो इन प्रदेश और समय से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, यानी 190 193 शून्य तक की संख्याएं लेकर के गए हैं। ये जो है ये हमारे आचार्यों की विशेषता है, क्योंकि संख्याओं का, बड़ी बड़ी संख्याओं का बड़ा परफेक्ट और सम्यक रूप से, तर्क संगत रूप से उनका प्रयोग किया है। एक विभाजन संख्यात असंख्यात और अनंत का तो मिलता ही है, लेकिन भगवती सूत्र के शतक 12 में एक डिफरेंट टाइप का भी हमें क्लासिफिकेशन मिलता है। वो कृत युग्म, त्रयोज, द्वापर युग्म और कल्योज के रूप में है, जो 4n+5, 4n+3, 4n+4, 4n+3, 4n+2, 4n+1 के रूप में है। यानी ये एक ग्रुप क्या है, कड़ जुम्मा में 4, 8, 12, 16, 20 ये हमें मिलेंगे। यानी कृत युग के अंदर संख्याएं कौन सी होंगी, डिविजिबल बाई 4 होंगी, 4, 8, 12। और त्रयोज में क्या होगा कि डिवाइड कर देने के बाद जो 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 ये सीरीज है। और 4n+2 ये क्या है, 2 6 10, 2 6 10 14 18 ये जो सीरीज है ये द्वापर युग में कहलाती है। और कल्योज जो है 1 5 9 13 17 ये जो सीरीज है ये हमारी कहलाएगी कल्योज। तो ये जो एक अलग क्लासिफिकेशन है। देखिए, हम सब लोग क्या करते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर के रूप में क्लासिफिकेशन लेते हैं। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स, और विच इज नॉट नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर द ऑड नंबर 1 3 5। और इसमें नेगेटिव में भी चले जाते हैं, तो जीरो से नीचे चले जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव इवन आ जाएंगे और नेगेटिव ऑड आ जाएंगे। लेकिन इस तरीके का बेटर और ज्यादा माइन्यूट क्लासिफिकेशन दिया है। और इसके साथ साथ आप देखिए मॉडलो सिस्टम का भी इसमें प्रयोग है। तो ये हम कह नहीं सकते क्या आइडिया, किस आधार पर उन्होंने इसको डेवलप किया, ये तो नहीं लिखा है उसमें। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है वो आज की टर्मिनोलॉजी में हम लिखते हैं तो जैसा मैंने लिखा है उस तरीके से लिख सकते हैं। एक इसमें पार्टीशन थ्योरी भी मिलती है, यानी n के पार्टीशन pn होंगे तो 2 का पार्टीशन 2, 3 का पार्टीशन 3, 4 का पार्टीशन 5। तो इस तरीके से हमारा ये पार्टीशन है। आप देखें कि जो 4 है, 4 के 4, 3+1, 2+2, 2+1+1 और 1+1+1+1 इस तरीके से पार्टीशन हो सकते हैं। ये मैंने इसमें फिगर के हिसाब से दिखाए हैं। एक ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम है, बड़ी फेमस प्रॉब्लम है। 7 नरकों के द्वार हैं, 1 से लेकर 10 तक आत्माएं कुल कितने प्रकार प्रवेश कर सकती है, उसका फार्मूला दिया है। ये बताता है, एक्सपर्टाइज बताता है कि भाग्य के मामले में हमारी कितने रिकरेंस फार्मूला मिलता है, ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम मिलती है। और NC1, NC2, NC3, NC4, NCR नहीं मिलता है, लेकिन NC1, NC2, NC3 n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये जनरल फार्मूला को छोड़ करके स्पेसिफिक फार्मूला NP1, NP2, NP3 के भी मिल जाते हैं, जो कि ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक फिगर नंबर की बात आती है कि प्लेन और 3 डायमेंशनल फिगर्स को बनाने के लिए कितने प्रदेश बिंदुओं की जरूरत होती है। ये फिगर नंबर का कॉन्सेप्ट
केवल भगवती मिलता है, उसके बाद में फिर क्यों नहीं मिला भगवान जाने। लोगों ने इस विधा को क्यों छोड़ दिया। एक व्रत बनाना है तो न्यूनतम आवश्यक प्रदेशों की संख्या कितनी है, 5, और आवश्यक प्रदेशों की सम संख्या कितनी है, 12। ये सब का हमने चार्ट के माध्यम से यहाँ इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है। अब अनुयोग द्वार सूत्र की बात करें। अनुयोग द्वार मूल सूत्र के अंतर्गत आता है, सभी परंपराएं इसको स्वीकार करती है। हमारे इंदौर के पास मंदसौर जगह है जिसको दशपुर भी कहते हैं। दशपुर के हमारे आचार्य आर्य रक्षित थे, जो शायद ईसा पूर्व 5 से लेकर के ईसा की 70 तक, यानी 70-80 साल का तो इनका पीरियड ये रहा। यानी मोटे तौर पर हम 1st सेंचुरी एडी में आपको मान सकते हैं। इन्होंने जो अनुयोग द्वार है वो मूलतः द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि द्रव्यानुयोग का ग्रंथ होने के बावजूद भी मैथमेटिक्स के दृष्टि से फर्स्ट रेट का ग्रंथ। इसमें संख्याओं का विभाजन, संख्यात के 3, असंख्यात के 9, क्योंकि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के बाद युक्त, परित और असंख्यात के रूप में इसके 3-3 के प्रत्येक भेद होकर के 9, अनंत के भी 9, ऐसे 21 भेद मिलते हैं। यानी थ्योरी ऑफ इंडिसेस 2 raised to the power m into 2 raised to the power n बराबर 2 raised to the power m plus n, और 2 raised to the power m into n is equal to 2 raised to the power m into n। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके प्रैक्टिकल यूज किए, केवल फार्मूले ही नहीं बताए हैं, इनके प्रैक्टिकल यूज करके बताए हैं। तो अनुयोग द्वार सूत्र जो है गणितीय दृष्टि से हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो कहते हैं 2 की घात 2 की घात 5 और 2 की घात 2 की घात 6, और फिर वो कहते हैं 2 की घात 96, तब हम ये फार्मूलों का उपयोग समझ पाते हैं कि 2 की घात 2 की घात 5 यानी 2 के ऊपर 2 की 5वीं, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 की घात 32, और 2 की घात 6 यानी 2 की घात 64, और जब 2 की घात 32 और 2 की घात 64 जुड़ जाती है 2 की घात 96 बन जाती है। ये मनुष्य पर्याप्त जीव राशियों की संख्या बताने में इसका उपयोग किया है। जैन, एक बात मैं और बता दूं, वो ये कि जैनियों ने, जैन आचार्यों ने कभी भी लग्जरी नहीं रखा है गणित को। गणित उनकी आवश्यकता थी। दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या के लिए गणित का उन्होंने उपयोग किया है, अपने बात को प्रामाणिक रखने के लिए उपयोग किया है। मोटे तौर पर मुझे 5 उपयोग नजर में आए हैं, यहाँ पर प्रसंग निकल आया इसलिए मैं बता रहा हूं। पहला, लोक की रचना की व्याख्या। लोक 3 लोक में, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, और मध्यलोक के कितने क्षेत्र हैं, कितने पर्वत हैं, उनका क्षेत्रफल कितना है, ऊंचाई कितनी है, आकार प्रकार कितना है, कितनी नदियां हैं, कितने क्षेत्र है। अरे उपाध्याय विनय विजय गढ़ी ने लोक प्रकाश के अंदर इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, और अभी शायद श्रुत भवन पूना के बंधु इसको छाप रहे हैं। और कुछ दिनों पूर्व में हस्तिनापुर गया तो हस्तिनापुर में हमारे स्थानक के भाइयों ने हमें विनय विजय गणित का लोक प्रकाश दिया। एक बहन ने, हेमलता है अहमदाबाद की, उसने लोक प्रकाश के ऊपर पूरा प्रबंध लिखा है। विनय विजय गणित का बहुत सुंदर प्रबंध है, और उन्होंने उनके बहुत सारे एस्पेक्ट को क्लियर किया है। तो मैं कहना चाहता था लोक की रचना समझाने में। दूसरा, कर्म की प्रकृतियों के भेद और प्रभेद, और मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अच्छे और बुरे कामों से उत्पन्न होने वाले कर्मों का आत्मा के साथ जुड़ाव, और उनका उस पर प्रभाव, और उनकी निर्जरा की रीतियां, इन सब को बताने में, क्योंकि मोक्ष तो तभी मिलेगा जब कर्मों की निर्जरा होगी। तो इनकी निर्जरा की रीतियों को बताने में और इनके आश्रय के प्रकारों को बताने में गणित का उपयोग हुआ है। और जो लॉजिक है, जो न्याय है, जो हमारा जैन न्याय है, उस न्याय के कथनों को प्रासंगिक और पूर्वापर विरोध रहित, यानी निगेशन, और उनको यानी उनका पक्ष लेना, उनका विपक्ष लेना, यानी नेगेशन करना, कंडीशनल यानी एक बाई कंडीशनल होता है, एक कंडीशनल होता है, एक बाई कंडीशनल होता है, एक नेगेशन होता है, एक संयुक्तिकरण होता है, एक वियुक्तिकरण होता है। ये सारी जो लॉजिक है, गणितीय भाषा जो है, उस भाषा के, उस लॉजिक को डेवलप करने में गणित का उपयोग किया गया है, और वास्तु में गणित का प्रयोग किया है।
मंदिरों के निर्माण में मूर्ति की दृष्टि कहाँ जा रही है ये बताने के लिए शिखरों की लंबाई, मानस्तंभ की लंबाई चौड़ाई या और मंदिरों का जो वास्तु है, ग्रहों का जो वास्तु है, उसको बताने में मैथमेटिक्स का उपयोग किया है। तो जब भैया चतुर्विध संघ होगा तो उसमें सब प्रकार की चीज जरूरत पड़ेगी, श्रावकों के मतलब की बात बतानी पड़ेगी। और अगर जैन संघ चलना है तो दीक्षा भी होगी और प्रतिष्ठा भी होंगी। बिना दीक्षा के साधु संघ कैसे चलेंगे? हमारे गुरु भगवंत कहाँ से मिलेंगे? उनकी दीक्षा होती है और दीक्षा चाहे जब नहीं होती है, उसके लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है, शुभ स्थान देखा जाता है। तो जब दीक्षा के लिए शुभ स्थान और शुभ मुहूर्त देखना है तो ज्योतिष समझनी पड़ेगी और ज्योतिष के लिए एस्ट्रोनॉमी जाननी पड़ेगी। तो इसलिए जैन गणित का विकास एस्ट्रोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए हुआ। प्रोफेसर बीबी दत्त कहते हैं द नेसेसिटी ऑफ जैन प्रीस्ट अराइज बाय वे ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर प्लेस एंड टाइम फॉर द रिलीजियस सेरेमनी। यानी धार्मिक क्रियाओं के लिए शुद्ध सही समय और शुभ स्थान की प्राप्ति के लिए जैन साधुओं को मैथमेटिक्स को पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, ये उनका कथन है। लेकिन ये एक पक्षी है, क्योंकि लोक की रचना, कर्मों का स्वरूप, कर्मों का प्रभाव, वास्तु और न्याय भी आवश्यक है। न्याय के ग्रंथों को समझने के लिए, न्याय के ग्रंथों की कंडीशन और बाई कंडीशनिंग को समझने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती ही है। चलिए, इसके बाद अनियोग द्वार सूत्र में क्या करते हैं कि आप देखें कि जब ये इतने सारी चीजें हो गई और हमने बताया कि घातांक के सिद्धांतों का प्रयोग, उसके बाद कालमान की सूची थी। तो कालमान की सूची कहां से की? असंख्यात समय बराबर एक आवली, असंख्यात आवली बराबर एक उच्छ्वास, 7 उच्छ्वास बराबर एक स्तोक, 7 स्तोक बराबर एक लव, और ऐसे चलते चलते वर्ष तक लेकर के आए। लेकिन इसके बाद फिर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कालमान की सूचियां मिलने लगी। अंतर है, लेकिन जो मूल भावना है वो समझे कि कितनी विशाल संख्याओं का सृजन किया गया है। सिर्फ ये देखें, किलो परिणति की एक सूची है, जमुदी परिणति की संगी, अनियोग द्वार की है और ज्योतिष करंडक की है। क्यों? कि ज्योतिष करंडक जो है ये एक परंपरा का, एक वाचना का है और अनियोग द्वार दूसरी वाचना का है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अंतर आता है। ये देखें, ये हमने अनियोग द्वार की सूची है, थोड़ा छोटी है, और ज्योतिष करंडक की जो है सूची थोड़ा लंबी सूची है। अब ये जो सूची हमने लंबी दिखाई, इन सूचियों में जो निकल के आया वो आप देखें, अनियोग द्वार में सबसे बड़ी संख्या वो उत्कृष्ट संख्यात नहीं है, उत्कृष्ट संख्या से छोटी है, वो शीर्ष प्रहेलिका है। शीर्ष प्रहेलिका का मान है 84 की घात 28 गुणा 10 की घात 140। 84 की घात, क्यों कि 84 लाख की घात 1 2 3 ऐसे चलते चले गए। तो एक आखिरी जो शीर्ष प्रहेलिका है, जो शीर्ष प्रहेलिका है वो कितनी निकल के आई है? 84 लाख शीर्ष प्रहेलिकांक बराबर एक शीर्ष प्रहेलिका। तो ये जो शीर्ष प्रहेलिका है अनियोग द्वार की, वो 84 की घात 28 गुणा 10 की घात 140 के रूप में बनती है। और जब इसको हम मॉडर्न उसमें कन्वर्ट करते हैं तो बनता है 7.582633 इंटू 10⁻193। यानी 7.58 के बाद 193 शून्य लगाते चले जाओगे, तब जाकर के ये चीज आएगी। और ज्योतिष करंडक वाली जो इकाई है शीर्ष प्रहेलिका, वो तो और भी बड़ी है, उसका मान है 84 की घात 36, जो 36 पदों की सूची है। 84 की घात 36 गुणा 10 की घात 180। भाई, हर 84 लाख में 5 शून्य होते हैं, तो जब 36 में 5 का गुणा करो तो 180 आ जाता है। तो कहां कोई दिक्कत है? 84 की घात 36 गुणा 10 की घात 180, और इसका अप्रोक्सीमेशन मान निकालते हैं तो बनता है 1.88 इंटू 10⁻²49। छोटा मोटा तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा इस काम में, या हमारे लैपटॉप तो काम नहीं आने वाले इतने बड़े कैलकुलेशन में। लेकिन पार्टी पर कैलकुलेशन करने वाले हमारे आचार्य ने 10 की घात 180 तक को लेकर के गए हैं। ये उनकी कितनी बड़ी कितनी मेहनत थी, कितनी लेबर थी। हमारे आगम में जो ज्ञान संरक्षित है उसका हम मूल्यांकन तो करें। और जब
अभयदेव सूरी ने बहुत काम किया है। अभयदेव सूरी, हेमचंद्र और शिलांग की टीकाएं के बगैर आगम की गहराइयों को पकड़ पाना संभव नहीं था। इन्होंने 75826323 ये निकाला। आप देखो कितना परफेक्ट मान निकल के आया है। मैंने भी कंप्यूटर वगैरह पे डलवा कर इसका मान निकलवाया तो देखा कि हाँ भाई, मान तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब एक बात मैं यहां से कहना चाहूंगा, सारी दुनिया एक बात मानती है। एएल बाशम कहते हैं कि भारत का वो सपूत जिसने शून्य का आविष्कार किया वो बहुत महान था और उसको जितना वेटेज मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। लेकिन वो भारत का सपूत कौन है ये कोई नहीं पता कर पा रहा। आज भी दुनिया इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि शून्य के आविष्कारक का पता नहीं है। लेकिन हम कहते हैं, हमारे हिंदी भाषी लोगों में कहा जाता है, बगल में छोरा और गांव में ढूंढा हुआ। ये एक लोकोक्ति है कि माँ अपने बेटे को बगल में ले करके पड़ोसियों से पूछती है कि बेटा मेरा तुम्हारे यहाँ तो नहीं आया, तुम्हारे यहाँ तो नहीं आया। वही स्थिति हम जैन समाज के भाइयों और बहनों की हो रही है। हमारे घर में चीज रखी है और हम कह रहे हैं कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले किसने बताया ये कुछ पता नहीं। अरे भाई, ये जो हमारी सूची दी गई है शीर्ष पहेलिका की, जो 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांग बराबर एक पूर्व, 84 लाख पूर्व बराबर एक त्रुटितांग से लेकर के 84 लाख शीर्ष पहेलिकांग बराबर एक शीर्ष पहेलिका तक गई, और जिसके 84 लाख को 84 लाख से 28 बार गुणा किया और उसके बाद मान निकाला 7.582633 इंटू 10⁻193। ये वैल्यू कहां से निकलेगी? अगर आपको जीरो का ज्ञान नहीं है तो इतनी बड़ी संख्या का ट्रीटमेंट आप क्या हवा में करते रहेंगे? मैं मानता हूं कि अभयदेव सूरी ने सबसे पहले इसका मान निकाला, लेकिन कोर्ट भी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को स्वीकार करती है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस का भी अपना महत्व होता है। हम जरा आपको कुछ और एग्जाम्पल इसमें से बताते हैं। दार्शनिक स्थान, दार्शनिक पद्धति एवं शून्य के प्रयोग की दृष्टि से कुछ अन्य स्थलों के साथ इसका निम्नांश विशेष महत्वपूर्ण है। ये मैंने प्रकरण 10 सूत्र 490 से ये गाथा अनुयोग द्वार सूत्र की कोट की है। मनुष्याणाम भन्ते कवैया ओरालिय शरीरा पर्णत्ता गोयमा दुविहा पर्णत्ता तम जहां बद्धिलया या मुक्तिलया तत्थणम जेते बद्धिलया तेण सिय संखेजा। मैं बहुत लंबा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आप सब लोग प्राकृत मेरे से अच्छी जानते हैं। मैं तो अंग्रेजी माध्यम वाला विद्यार्थी हूं, मैंने प्राकृत की कभी शिक्षा, हाँ ठाणम का हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा है और अंग्रेजी अनुवाद अभी जो छपा नहीं है वो भी पढ़ा है। उसमें कहा गया है, भन्ते मनुष्यों के औदारिक शरीर कितने प्रज्ञप्त है, यानी कितने हैं? तो गौतम औदारिक शरीर के दो प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे बद्ध और मुक्त। उनमें जो बद्ध है वो कभी संख्य होते हैं और कभी असंख्य होते हैं। जगन्य पद में मनुष्यों के बद्ध औदारिक शरीर संख्य होते हैं। संख्य का प्रमाण इस प्रकार है, संख्य करोड़ 29 अंक जितनी, 29 अंक यानी टोटल डिजिट्स कितनी है? 29 अंक जितनी त्रिमल पद से अधिक चतुर्थ मल पद से कम होते हैं, अर्थात 2 के 5वें वर्ग से गुणित छठे वर्ग तथा जो राशि आधे आधे रूप में छिन्न करके 96 बार छिन्न हो सके, यानी 2 की घात 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2 की घात 6 बराबर 2 की घात 96 और 2 की घात 96 की जो संख्या आई वो 29 अंक प्रमाण है। उसमें 29 डिजिट्स है और उसको 2 से 96 बार भाजित किया जा सकता है, यानी उसका लॉग बेस 2 लेंगे तो 96 आएगा। तो इतनी संख्या कौन लिख रखा है? आर्यरक्षित लिख रहे हैं। आचार्य आर्यलक्षित पहली शताब्दी में लिख रहे हैं कि वो संख्या आती है जो 29 अंक प्रमाण है, जो 2 से 96 बार भाजित हो सकती है, और उन्होंने ये नहीं लिखा कि संख्या कितनी। तो आप क्या मानेंगे कि उनको ज्ञान नहीं था क्या उस संख्या का? था,
लेकिन उस समय जरूरत नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ आचार्यों से प्रतिप्रश्न नहीं किए जाते थे और उसे प्रतिप्रश्न करने की गुंजाइश भी नहीं थी। जरा इतिहास तो आप आर्यरक्षित का उठा के देखें, किन परिस्थितियों में इन्होंने रचना की है। तो हाँ, जब बाद में उसकी जब ये मान निकाला गया तो आप देखें 7922816251 करके लास्ट में 336 आता है, लेकिन 1000वें पद पर शून्य आता है। तो ये जो संख्या है जो 96 बार भाजित हो सकती है, तो वो संख्या में 1000वें यानी 4th प्लेस पर 0 आ रहा है। तो हम कैसे मान लें कि आचार्य आर्यरक्षित को शून्य का ज्ञान नहीं था। और हमारे आचार्य कहीं आइसोलेट होकर के नहीं चलते थे, संघों में मिलते थे, चर्चाएं होती थी, परस्पर विचार विनिमय होता था। तो भाई तिलोय परिणति के रचनाकार आचार्य यतिवृषभ ने तिलोय परिणति के 10 अध्याय में कम से कम 50 बार शून्य का प्रयोग किया है। जब वो जम्बूद्वीप की विष्कंभ बताते हैं, व्यास बताते हैं, कहीं परिधि बताते हैं, कहीं लवण समुद्र के बारे में बताते हैं, उसमें भी आया है। और तो और जो आचार्य सर्वनंदी का लोक विभाग है, उसमें 4थे अध्याय में पंचभ्या खलु शून्यभ्या करके गाथा आई और बाकी अध्यायों में भी कई बार शून्य का प्रयोग हुआ। इससे पता चलता है कि जैन परंपरा में जैन आचार्यों को, आगम के रचनाकारों को शून्य का ज्ञान था, दार्शनिक स्थानमान पद्धति का ज्ञान था, दशमलव के गुणन का ज्ञान था, फंडामेंटल ऑपरेशंस का ज्ञान था और शून्य का भी ज्ञान था। तो ऐसे हमारे जो महान आचार्य हैं। और तो और देखिए, एक बात और कहता हूं, कई चीजें हमने अपनी भुला दी। अभी 2 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर वक्षाली हस्तलिपि के ऊपर एक चीज आई और उसमें कार्बन डेटिंग प्रोसेस है, उसका पीरियड तय किया गया 224 से 383। इंडिया की ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है, मैथमेटिकल मैन्युस्क्रिप्ट है, वोडियार लाइब्रेरी में ये सुरक्षित है। ये भुर्ज पत्थर पे लिखी गई है, इसका ना शुरुआत है ना आखिर है, बीच का हिस्सा है और वो आज वोडियार लाइब्रेरी में सुरक्षित है। कार्बन डेटिंग से उसका पीरियड 224 से 383 हुआ और आप देखें इसके अंदर शून्य का प्रयोग मिलता है। लेकिन ये जैन मैन्युस्क्रिप्ट है, इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। क्यों कि न तो इसके शुरू में लिखा है नमो श्री तरागाय नमः, और न कहीं जैसे गणित सार संग्रह का मंगलाचरण लंघम सारम जुस्सानंद चतुष्टयम नमस्तस्मै जिनेन्द्राय महावीराय ताइने। अरे भगवान वीरेंद्र देव को नमस्कार कौन करेगा? संख्या ज्ञान प्रदीपेण जैनेन्द्रेण मोहतिशा प्रकाशितम जगत सर्वम तेन तम प्रणमाम्यहम्। ऐसा कहीं कुछ नहीं। लेकिन कुछ चीजें टटोली जा सकती है। इसमें सिद्ध की नाम है, इसमें कला सवर्ण की बात है, इसमें सरल समीकरण के लिए जावत तावत की बात है, इसमें भगवान ऋषभदेव की पुत्री सुंदरी का नाम है, इसमें पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट साहित्य पूर्व का नाम है। तो पूर्व है, सिद्ध है, सुंदरी है, मुनि है, कला सवर्ण है, यावत तावत है। तो क्या ये संकेत नहीं दे रहा कि शायद इस पांडुलिपि का भी जैन धर्म से कुछ ताल्लुक हो? जबकि आवश्यक निरुक्ति में, विशेषावश्यक भाष्य में प्राकृत ग्रंथों के उद्धरण मिल रहे हैं। जिनभद्र क्षमा श्रवण ने विशेषावश्यक भाष्य में प्राचीन प्राकृत ग्रंथों के उद्धरण दिए। आवश्यक निरुक्त में थिमुगावार जहन्नो वट्टो करके दिया है और अर्धमागधी के भी हमें ग्रंथ होंगे, गद्य में ग्रंथ भी थे, पद्य में ग्रंथ भी थे, लेकिन आज हमारे पास नहीं है और हम ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और कहीं से कुछ क्लू मिलता है तो हम उसको इग्नोर कर देते कि नहीं 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 नहीं, अरे भाई हम संप्रदाय विहीन बन जाए कोई बात नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम भी हैं, भारत के नागरिक सब धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन हमें जिन शासन और जिन धर्म का गौरव तो है, हम किसी दूसरे धर्म का निरादर नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म की, अपनी धरोहर की, अपने आचार्यों की धरोहर का गौरव और अभिमान तो करेंगे, उसमें हमें कोई असुविधा की बात नहीं है। हाँ,
जैन आचार्यों के द्वारा लिखा गया हर ग्रंथ भारतीय ज्ञान संपदा की अमूल्य निधि है। ये मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं, और मैं कहता हूं हमारे जैन आचार्य, हमारे जैन श्रावक, हमारे जैन बंधुओं ने गणित के विकास में जो भी योगदान दिया है वो सब भारतीय योगदान है, क्योंकि हम सब भारतीय। और मैंने इन्हीं सब तत्वों को प्रतिपादित करते हुए लगभग, जी बहन ने अभी 21 किताबों की चर्चा की, उनमें से कुछ हमने 8 ही किताबें जो प्योरली जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। ये पहली महावीराचार्य समीक्षात्मक अध्ययन है, दूसरा लंदन यूनिवर्सिटी में दिया गया व्याख्यान है, तीसरा ये जैन विश्व भारती लाडू की एक प्रोजेक्ट है, चौथा आचार्य श्रीधर की एक कृति है जिसको आज तक नहीं छपी है, आज भी ये नहीं छपी है, इसका अनुवाद ही नहीं हुआ। मुझे संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना तो आता नहीं है, मैं तो संस्कृत का अंग्रेजी में और संस्कृत का हिंदी में अनुवाद हो तो उससे मैथमेटिक्स बना सकता हूं, लेकिन अनुवाद करना मेरी क्षमता के बाहर की बात है, क्योंकि उसके लिए संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण और संस्कृत शब्दावली भी चाहिए। मैथमेटिक्स इन जर्नलिज्म, ये जापान और अमेरिका और इंग्लैंड में दिए गए कुछ मेरे लेक्चर्स हैं, ये अगली श्रवण बेलगुला में कुछ दिए गए व्याख्यान है। फिर ये एक किताब मैंने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए लिखी है, अभी 2019 के अंत में लिखी, कि जिसमें मैंने ये दिया है कि अब तक दुनिया में जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में क्या क्या काम हुआ और कौन कौन से टॉपिक पे काम हो सकता है, कितनी मैन्युस्क्रिप्ट अभी पढ़ी है, कितनी किताबें छपी हैं, उनमें क्या क्या अच्छी अच्छी बात, उनका रिव्यू दिया है। और सबसे आखिर में जिस शून्य की मैंने बात की, उस शून्य के ऊपर एक छोटी सी किताब मैंने 24-36 पेज की लिख दी है, जिसमें शून्य के बारे में ही बताने की कोशिश की गई है कि ये जैन निर्विवाद रूप से जैन परंपरा में शून्य का ज्ञान था और जैन आचार्यों ने शून्य का आविष्कार किया है। हम ये नहीं कहते कि दूसरों ने के ग्रंथों में नहीं है, लेकिन सबसे पहले भारत में, और भारत में भी अनयोग द्वार तिल्लोय परिणति लोय विभाग जैसे ग्रंथों में पाया जाता है, जो सब के सब हमारे जैन आचार्यों के कृतित्व हैं। आइए हम आज के दिन ये संकल्प करें कि हम अपनी विरासत को संभालेंगे। सैकड़ों की संख्या में आज भी जैन गणित पर आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ और टीकाएं, चाहे जिस भंडार में चले जाओ, लघु क्षेत्र समाज, बृहद क्षेत्र समाज, नव क्षेत्र समाज, क्षेत्र समाज सटीक भरे पड़े हैं। कम से कम 15 की तो मेरे पास सूची है, और 20 ऐसे ग्रंथ हैं, चाहे वो महिमोदय के हों, आनंद कवि के हों, घन गणित हो, जो कि गणितीय कृतियां हैं, लेकिन आज तक गणित इतिहास की किताबों में उनके नाम भी नहीं आते हैं। उन सब को हमने उनकी फेसिमाइज, उनकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी बहुत प्रयास करके इकट्ठा करी है, क्योंकि किस भंडार में रखी हुई कौन सी निधि कब असुरक्षित हो जाए, कब नष्ट हो जाए, कहा नहीं जा सकता। आज डिजिटल युग है, हम कोशिश कर रहे हैं इन सबको इकट्ठा करके इनको डिजिटली प्रिजर्व कर दे, जिससे कि हमारे आचार्यों ने जो महान उपकार करके हमें जो ज्ञान संपदा दी है, उस संपदा पर आने वाली पीढ़ी भी गौरव की अनुभूति कर सके। इन्हीं भावना के साथ एक बार पुनः मैं साहित्य अकादमी ट्रस्ट, जैन साहित्य अकादमी ट्रस्ट के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत ही अद्भुत एक अनुभव रहा डॉक्टर अनुपम जी जैन। आपका व्याख्यान, आपके व्याख्यान के हर एक शब्द में हमने कुछ पाया है। मतलब गणित के विषय में ऐसे तो अंक से मेरा कोई ज्यादा नाता नहीं है, किंतु गणित के विषय में जिस तरह से आप समझा रहे थे और मैं जो समझने की कोशिश कर रही थी, उसमें से इतना मुझे जरूर पता चला कि हमारे आगमों में जो बात हुई है वो इतनी बड़ी बात हुई है, इतने सारे मैकेनिज्म की बात हुई है, जिसके बारे में आज हमें एक नए संशोधन की जरूरत है और उसके ऊपर हमारे युवाओं को संशोधन जरूर से करना चाहिए। एक अविरत प्रवाह आपकी बातों का बह रहा था, उस पे एक जोश था और एक चिंता थी, एक कंसर्न था आपकी बातों में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो एक बहुत कुछ जानता है और उसके बारे में बहुत कुछ जिसको कहने का मन है, और वो एक नदी का प्रवाह नहीं था, एक सागर का प्रवाह था जो लगातार बह रहा था। आपकी ये बात में आज आपने खास करके श्वेतांबर आगमों को ध्यान में रखकर इस आगमों में किस तरह से कुछ गाणितिक संकेत दिए हैं उसकी बात कर दी आपने। सूत्रकृतांक, स्थानांक,
भगवती सूत्र, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप आदि ग्रंथों का उल्लेख करके उस ग्रंथों में जिस तरह गाणितिक संदर्भ दिए हैं उसकी बात की। गणीय, संख्यान, मिथ्याश्रुत, लौकिक, आगम ऐसे कुछ हमें संज्ञाएं प्राप्त हुई और उसमें से हमें गणित का ये मिलता है संदर्भ। उसके बाद आपने बहुत अच्छी बात बताई बीएल उपाध्याय जी के बारे में, जिन्होंने कहा है कि ईस्वी सन पूर्व 500 से ईस्वी सन 500 के बीच का अगर हमारे धार्मिक ग्रंथों का इतिहास नहीं संभाला गया होता तो गणित का जो तत्कालीन इतिहास है वो अधूरा रह जाता, उससे हम विलीन रह जाते। आर्यभट्ट के पूर्व का समय जो है जिसको हम डार्क पीरियड कहा जाता है, और आपका ये कहना है कि सचमुच तो वो डार्क पीरियड नहीं है, इसके बारे में ज्यादा संशोधन नहीं हुआ है क्योंकि लोगों को आगम की भाषा आती नहीं है। अगर लोग आगम की भाषा को अच्छी तरह देख ले, पढ़ ले, तो वो ये डार्क पीरियड को डार्क पीरियड नहीं कहेंगे। परिक्रमा व्यवहार, रुजु, राशि, कला संवन्य, झावत, तवन, ये सारे आपने फॉर्मेशन और फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में बहुत कुछ बताया, जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि मैं उस बारे में काफी अज्ञान हूँ। किंतु आपने एक बहुत ही अच्छी बात ये भी कही कि हमारे आचार्यों के लिए गणित एक जरूरी विद्या थी। ऐसा नहीं था कि वो एक फैसिलिटी, अब ऐसी फैसिलिटी थी, किंतु एक आवश्यक क्रिया का एक भाग था। और फिर आपने बहुत ही व्यवहारपूर्ण दृष्टि से हमें यहाँ उदाहरण दिए कि लोक की रचना की जो बात की है उसमें गणित की बात आती है, कर्म की प्रकृति उसके भेद प्रभेद की बात जो आती है उसमें गणित की बात आती है, न्याय के कथनों में गणित की बात आती है, हमारे वास्तुशास्त्र में गणित की बात आती है, कालमान के, मुहूर्त के, ज्योतिष आदि सब में गणित की बात आती है। तो गणित इस तरह हमारे आगमों के साथ जुड़ा हुआ है। और अंत में आपने इंडियन एक्सप्रेस में एक छपा हुआ जो वृक्षाली हस्तलिपि का एक बहुत ही अच्छा संकेत आपने दिया कि इसके बारे में आज हम कह नहीं सकते हैं, किंतु आपने संकेत दिए कुछ कि इसमें ये जैन हस्तलिपि का एक भाग हो सकता है क्योंकि उसमें सुंदरी, पुरु, सिद्ध, मुनि आदि सब शब्दों का प्रयोग हुआ है और उसमें जीरो है। तो जीरो का विचार, शून्य का विचार हमारे आगमों में परापूर्व से था और ये बात हमें अच्छी तरह वापस साबित करनी चाहिए। किसी और ने उसका संशोधन किया है, उसके प्रति हमारा पूरा आदर है, किंतु इससे पूर्व इसके बारे में काफी सारी बातें हो गई है। इसके बारे में आपने एक अच्छा सा प्रकाश डाला। बहुत ही अच्छा लगा अनुपम जी आपका व्याख्यान सुनकर, और ऐसा लगा कि कितना कुछ इस दुनिया में जानने लायक है। आपने तो एक छोटा सा दिया हमें दिया है, किंतु ऐसा लगता है कि इस दिया से हमें जो प्रकाश मिल सकता है वो बहुत ज्यादा होगा। एक या दो सवाल मात्र आए हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो हम वो सवाल ले। अवश्य। सवाल एक चंद्रकांत जी ने पूछा है, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। आचार्य महावीर ने अपने ग्रंथ में सबसे पहले, आचार्य महावीर का काल है 814 से 877, उन्होंने लिखा प्रकृति में ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता। प्रकृति में ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता, यानी अगर -2 है तो उसका वर्गमूल कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। यह कह के उन्होंने यह संकेत कर दिया था कि ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल है वो अलग प्रकार की कोई गिनती है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर पियानोज एक्सियम से गवर्न होते हैं, वो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है। उन्होंने प्रकृति शब्द इस्तेमाल किया। जहां तक एप्लीकेशन की बात है, जैन साहित्य में इमेजिनरी नंबर के एप्लीकेशन का कोई प्रयोग हमें देखने को नहीं मिला है, सिवाय इसके कि आयोटा ने 16वीं शताब्दी में अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई दिया, लेकिन महावीराचार्य ने 9वीं शताब्दी में ये कहा कि ऋणात्मक संख्याओं का प्रकृति में वर्गमूल नहीं होता, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। इस प्रकार कह करके ये उनका बड़ा इंटेलिजेंट स्टेटमेंट था, और इसके माध्यम से ऋणात्मक संख्याओं यानी काल्पनिक संख्याओं के विकास का पथ प्रशस्त कर दिया। वो बात अलग है कि 700 साल लग गए गणितीय जगत को इस कॉन्सेप्ट को समझ पाने, लेकिन मुझे इमेजिनरी नंबर का कोई एप्लीकेशन देखने को नहीं मिला। क्यों? कि हम काल्पनिक चीजों पर वैसे भी विश्वास कहाँ करते हैं। जैन दर्शन में गणित का उपयोग वस्तु परक, तथ्य परक चीजों के विवेचन में हुआ है। कोई कल्पना करे, लेट अस सपोज
एक्स बी द एलिमेंट ऑफ एक्स जैसी कोई बात उसमें नहीं है, ये तो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं। जी, Yes. थैंक यू। और उसी के साथ वो प्रश्न आगे है, वेयर इज द रेफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10? प्लीज थ्रो सम लाइट ऑफ जैन सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्डन रेशियो एंड फॉर्बिनिची सीरीज एंड इट्स जैन कनेक्शन। बस दो अलग अलग चीजें हैं। हमने कहा था विष्कम्भ वर्ग से 10 गुणते वर्गमूल से परिधि भवेत्। विष्कम्भ के वर्ग में 10 का गुणा करके वर्गमूल लेने पर परिधि प्राप्त होती है। तो अगर d को विष्कम्भ माने तो d स्क्वायर में 10 का यानी 10d स्क्वायर और उसका वर्गमूल यानी अंडर रूट 10 इंटू डी, ये तिलोय प्रणति में जो 176 AD का है उसमें मिलता है। इसके अलावा हमारे आगम ग्रंथों में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति वगैरह में भी वर्गमूल ये पाई का मान अंडर रूट 10 ही मिलता है, यानी परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो अंडर रूट 10 ही मिलता है। दूसरा प्रश्न आपका फिबोनाची नंबर से, तो आगम ग्रंथों में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में और भी जो ग्रंथ हैं जहां कहीं भी जम्बूद्वीप की चर्चा आई है वहां पर परिधि बटे व्यास का मान अंडर रूट 10 ही लिया गया है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। एक बात। दूसरी बात, फिबोनाची नंबर्स की बात आती है, वो जन्य व्यवहार प्रकरण जो हमारा महावीराचार्य का जन्य व्यवहार प्रकरण गणित सार संग्रह में है, उसके अंदर फिबोनाची नंबर्स को डिराइव किया गया है जन्य व्यवहार में, लेकिन उनका नाम फिबोनाची कहीं नहीं है। फिबोनाची का नाम कहीं नहीं है, लेकिन वो जो जब क्षेत्र गणित की चर्चा चल रही है तो उसके अंदर यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपान एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ट्वाइस एम एन अपान एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और 1, यानी कि एक निश्चित कर्ण के आधार और एक निश्चित कर्ण के लिए आधार और लंब, किसी समकोण त्रिभुज के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहां लंब आधार एक निश्चित कर्ण के लिए कितने पेयर्स बन सकते हैं, उस प्रकरण में फिबोनाची नंबर्स आए हैं, लेकिन वो बहुत संकेत रूप में। बहुत स्पष्ट रूप से अगर आपको फिबोनाची नंबर्स की सीरीज बनाई या एक एक 2 3 5 इस तरीके के फिबोनाची नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो एज इट इज फिबोनाची सीक्वेंस कहीं नहीं देखने को मिला। जी, इसके बाद बहुत ही आभार आपका। इसके बाद एक सवाल मेरे ख्याल से कोई कॉमर्स के टीचर यहाँ पर है और वो हाँ। कॉमर्स के टीचर हमें पूछ रहे हैं, इज देयर एनी सब्जेक्ट लाइक बुक कीपिंग और अकाउंट्स और कॉस्टिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग इन जैन मैथ्स? ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। अकाउंट कीपिंग का विषय मैथमेटिक्स में कहां से आएगा? हमने 5 पर्पज बताए, स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मॉस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कर्मास, नेट इफेक्ट ऑफ द कर्मास, एस्ट्रोनॉमी यानी टू फाइंड आउट द प्रॉपर प्लेस एंड टाइम फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, लॉजिक और वास्तु। इसमें कहीं बुक कीपिंग नहीं आ रही है, इसलिए मेरे देखने में तो नहीं आया, और है अगर बुक कीपिंग का विषय तो मैथमेटिक्स से ताल्लुक नहीं रखेगा, वो हिसाब किताब लगाना अलग विषय है। थैंक यू। और एक सवाल किसी ने पूछा है कि राजेश भाई शाह पूछ रहे हैं कि वैदिक मैथ्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। मेरी दृष्टि से एक वैदिक मैथमेटिक्स वो है जो वेद, पुराण, उपनिषद, संहिताओं, ब्राह्मण और भाष्यों में पाया जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण है, छांदोग्य उपनिषद है, और बोधायन, आपस्तन, मानव, वारा, वाधुल, शुल्ब सूत्र हैं, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद है। इनमें जो वैदिक गणित पाई जाती है, ये असली वैदिक मैथमेटिक्स तो वो है। एक दूसरी वैदिक मैथमेटिक्स जो आजकल बड़े चलन में है, वो स्वामी भारती कृष्ण जी, पूज्य शंकराचार्य स्वामी जी जो श्रृंगेरी मठ के हैं, उन्होंने जो 16 सूत्र दिए हैं उनको आजकल वैदिक मैथमेटिक्स कहा जाता है। वो 16 सूत्रों का मैंने अध्ययन किया है, 14 उपसूत्र हैं उनको भी पढ़ा। दे आर वेरी यूजफुल, दे आर वेरी यूजफुल फॉर क्विक कैलकुलेशन।
यानी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को करने में वो बड़े उपयोगी ग्रंथ है, बड़े उपयोगी हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इन सब की प्रोसेस में वो फास्टर मेथड है। तो इस तरीके के कुछ फास्टर मेथड गणित सार संग्रह में मिलते हैं, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स का जो काम है वो कैलकुलेशन को फास्ट करके करेक्ट आंसर का सही बताने में बहुत उपयोगी। बाकी आप सोचो सेट थ्योरी में उसका उपयोग निकल जाए या और बहुत सारे में। आजकल जो मॉडर्न जो नई वाली शंकराचार्य जी की वैदिक मैथमेटिक्स है, उसकी पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा है। जॉन पी निकोलस किताबें लिख रहे हैं। अभी मैंने 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जिसमें तमाम मॉडर्न मैथमेटिक्स को उससे कोरिलेट किया जा रहा है। अगर राजेश भाई कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले वैदिक मैथमेटिक्स में एक्सपर्टाइज लेनी पड़ेगी, उसके बाद में उन तत्वों को जैन आचार्यों द्वारा प्रणीत ग्रंथों में ढूंढना पड़ेगा। मैं तो अभी तक नहीं ढूंढ पाया, मुझे तो नहीं मिले हैं, लेकिन अगर वो कोशिश करें तो हो सकता है उसमें कुछ मिल जाए। हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? किसी चीज की खोज करने के लिए पहले उसकी दृष्टि चाहिए, उसकी दृष्टि चाहिए। जब तक हमारे अंदर वो दृष्टि विकसित नहीं होगी तब तक हम उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अभी मेरे अंदर वो इंसाइट डेवलप नहीं हुई है कि मैं उसमें से देख सकूं कि आगमों में कहीं कुछ है, और जो चीज नहीं है उसको जबरदस्ती मैं अपनी ओर से नहीं कहूंगा कि हाँ नहीं नहीं ये चीज इसके अंदर है। इसलिए बहुत अच्छा विचार है। प्रोफेसर नरेंद्र कुमार चौधरी नागपुर ने वैदिक एंड जैन मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करके किताब लिखी है, जो विश्व पुनर्निर्माण संघ नागपुर से छपी है। उस किताब को ये देखें, उनको ऐसे बहुत सारे मेथड्स गणित सार संग्रह के मिलेंगे जो कि वैदिक मैथमेटिक्स, मॉडर्न वैदिक मैथमेटिक्स के समकक्ष। थैंक यू डॉक्टर सर। और एक क्वेश्चन पूछा है कि जैन मैथ्स में कहीं भी ज्योमेट्री या डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन आदि के टॉपिक डिस्कस हुए हैं क्या? मुझे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नहीं देखने को आया, क्योंकि ज्योमेट्री ज्योमेट्री तो भरी पड़ी। यानी सूर्य प्रज्ञप्ति में, सूर्य प्रज्ञप्ति के अंदर सबसे पहले बहुत सारे ज्योमेट्रिकल वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। मैं उनके बारे में कुछ नाम आपको सुना देता हूं कि देखिए, इसके अंदर त्रिकोण, त्रिभुज के लिए त्रिकोण शब्द इस्तेमाल किया जाता था। समचतुरस्र, पंचकोण यानी पंचभुज के लिए, विषम चतुरस्र, सम चतुष्कोण, विषम चतुष्कोण, सम चक्रवात, विषम चक्रवात, चक्रार्ध चक्रवात, चक्राकार, परिधि, ये सारे शब्द सारे के सारे ज्योमेट्री से संबंधित है। इवन इलिप्स के लिए इन्होंने चक्रवात शब्द इस्तेमाल किया है, विषम चक्रवात शब्द इस्तेमाल किया है इलिप्स के लिए, जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है। और ये पंचभुज है, सम चतुरस्र है, विषम चतुरस्र है, यानी पैरेललोपाइड है, और ये सारे शब्द उसके अंदर इस्तेमाल किए गए। देखिए, हमारी जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, इनमें तमाम ज्योमेट्री की भरमार है। दे आर फुल ऑफ ज्योमेट्री। यानी क्योंकि लोक की रचना बिना ज्योमेट्री के बता ही नहीं जा सकती। एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल और एक कार्मिक मॉडल। कार्मिक मॉडल अगर समझना है तो कर्म सिद्धांत के ग्रंथ देखने पड़ेंगे। जैसे आचार्य गुणधर का कषाय प्रवृत्त है, आचार्य यति वृषभ के चूर्ण सूत्र है, आचार्य जिनसेन की जय धवला है, पंच संग्रह है, कर्म सिद्धांत ग्रंथ है, गोमट सार कर्म कांड है, सम्यक दर्श लब्धि सार है, क्षपणा सार है, ये सब कर्म सिद्धांत के ग्रंथ हैं। चंद्रासी महात्रा का एक कर्म ग्रंथ है। तो ये कार्मिक मॉडल है, लेकिन जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है वो तो ज्योमेट्री के बिना चल ही नहीं सकता। इसलिए सारा के सारा ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में मिलता है, और कॉम्बिनेशन परमुटेशन का डेवलपमेंट कार्मिक मॉडल में मिलता है। थैंक यू। और एक सवाल किसी को कुतूहलता है कि क्या इज इट पॉसिबल टू हैव अ बेसिक जैन मैथमेटिक्स व्हिच कैन बी टॉट टू चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल? यस, आचार्य महावीर ने एक मिश्रक व्यवहार प्रकरण के अंदर बड़े सुंदर सुंदर रोचक प्रश्न दिए हैं, और उससे एक ब्रांच डेवलप होती है रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स, मनोरंजक गणित। ये
सिटी बैंक पॉलिटेक्निक लंदन से एक किताब कुछ साल पहले, करीब 30 साल पहले आई थी, रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स में। तो मैंने अपने कुछ विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित किया। तो उन्होंने देखा कि एक प्रेयसी के गले की माला, मोतियों की माला टूट गई, उसमें से कुछ उसके आधे पलंग पर गिर गए, आधे 1/4 एक चेयर पर गिर गए, कुछ इतने नीचे थे, बताओ कुल कितने माला थे। इसी प्रकार में एक नदी के सरोवर के पास अमुक के पेड़ पर इतने पक्षी थे, उसके आधे अमुक के पेड़ पे थे, उसके आधे अमुक के पे, बताओ कुल कितने पक्षी थे। तो इस तरीके से कुछ रिक्रिएशनल टाइप की प्रॉब्लम्स को लेकर के चीजों जो बनाई गई हैं उनसे बिल्ड की जा सकती हैं। एक गार्लैंड प्रोडक्ट्स की बात है, ऐसी गिनती जिसके गुणा करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए, या 4 बार 1 आए, फिर 0 आए, फिर 4 बार 1 आए, तो इनको हमने नाम दिया है गार्लैंड प्रोडक्ट। हमने नहीं, महावीराचार्य ने नाम दिया है। तो गार्लैंड प्रोडक्ट है, कुछ इक्वेशंस के सवाल हैं, कुछ फ्रैक्शंस के सवाल हैं। ये सारे सवाल मिल करके इतना रोचक विषय बना देते हैं कि बच्चों में रुचि पैदा होगी और वो उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने शून्य की बात करी थी, शून्य के बारे में बड़ी बड़ी क्यूरियोसिटी लोगों के मन में होती है, लेकिन हम उस क्यूरियोसिटी को ठीक तरीके से पेश करेंगे तो मजा आएगा और लोग हमारी चीज का ऊपर गौरव की अनुभूति करेंगे। मेरे पास आज की तारीख में 25 से अधिक ग्रंथ देश के विभिन्न शास्त्र भंडारों से हमने इकट्ठा करके रखे हैं, ज़ेरॉक्स करा के। क्यों? कि वो ग्रंथ मैथमेटिक्स के हैं। अब उसमें क्या लिखा है ये किसको मालूम है, लेकिन आज जो प्रबुद्ध श्रोता हैं वो इन ग्रंथों को प्रकाश में लाने के लिए, और जो मैथमेटिकल ग्रंथ हैं या हमारे शास्त्र हैं, अब अनुयोग द्वार का अंग्रेजी अनुवाद अब तक आया नहीं आया, जम्बूदी प्रज्ञप्ति का अनुवाद आया नहीं आया। तो जो हमारे फुल्ली मैथमेटिकल टेक्स्ट है, उन टेक्स्ट में से मैथमेटिकल पोर्शन को निकाल करके मैथमेटिकल वर्ल्ड के सामने पेश करेंगे, तब नई नई चीजें सामने आएंगी। आज तो एक्सक्लूसिव किताबें ही नहीं आई हैं, और जिनका बेस क्या है, उनका बेस आगमकालीन ग्रंथों में लिखे गए गणित के ग्रंथ ही है। इसलिए बहुत सारी चीजें जिनको आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, अगर उस दृष्टि से देखा जाएगा तो मिल भी सकता है। थैंक यू डॉक्टर जैन। और एक लास्ट अंतिम हमारे पार्टिसिपेंट जानना चाहते हैं कि एनी बेसिक बुक ऑन सेट थ्योरी और अलजेब्रा, किसी किताब का नाम आप बता सकते हैं सेट थ्योरी या अलजेब्रा पे? मैथमेटिक्स, इन जैन मैथमेटिक्स, जैन नहीं देखिए, मैथमेटिक्स। सेट थ्योरी का पोर्शन तो सबसे ज्यादा डिटेल में आचार्य वीरसेन कृत धवला टीका में आया है, लेकिन अगर हम ट्रेसेस पीछे लेके जाते हैं तो तिल्लोपनिषद और षटखंडागम में भी मिलते हैं। षटखंडागम फर्स्ट सेंचुरी की है, तो फर्स्ट सेंचुरी की, सेकंड सेंचुरी की जो किताबें हैं वो आगमकालीन साहित्य के अंतर्गत आती हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली कोई किताब अब तक नहीं दी गई है। हमने एक किताब तैयार की है जैन मैथमेटिक्स पे, जो बहुत जल्दी निकल के आएगी, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि कॉमन मैन के लिए हम बताएं। क्यों कि हम बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसमें दे देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो कॉमन मैन के लिए जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, कहाँ है, कैसे है, किस लिए है, और इसमें क्या क्या ओरिजिनलिटी है और किन फील्ड्स पे काम हो सकता है, इस तरीके से, और हमारे कौन कौन से मेजर अचीवमेंट हैं। जैसे हम आपको कहेंगे लॉगरिथमिक का इन्वेंशन जैनियों ने किया है, जो हमारे जैन समाज के टेक्स्ट हैं उनमें लॉगरिथमिक है। वर्गित संवेद की रीत हमारी है, इसके माने एलसीएम निकालने की रीति हमारी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमने दिया है। तो जो हमारे मेजर अचीवमेंट्स हैं, जिनको जान करके बच्चों को गर्व की अनुभूति होगी, उन सबको मिला करके एक 50 पेज की किताब हमने लगभग कर ली है, और बहुत जल्दी उसको रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर अनुपम जी जैन। बहुत ही संतोषकारक आपने उत्तर सारे प्रश्नों के दिए और सबकी जिज्ञासा और कुतूहलता को आपने संतोषा है। जैन साहित्य अकादमी ट्रस्ट की ओर से आपकी जितना मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करूं उतना कम है। एक छोटी सी गुजारिश है 2 मिनट के लिए सभी लोगों को। हमारे साथ पंकज कुमार शाह जुड़े हैं,
और वो इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑफ जैनिज्म एंड मैथमेटिक्स जो बॉस्टन में हुआ था, उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं 2020 में। आई विल रिक्वेस्ट श्री पंकज कुमार शाह कि काइंडली आपकी बात अगर 1-2 मिनट में आप रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। दीजिए मौका दीजिए। Okay, yeah. In fact, instead of I talking about this symposium, I would let Anupam Bhai talk about this symposium. In Boston, I will just give you a very brief introduction. In Boston, Boston Jain Center, we held the first ever international symposium on Jainism and mathematics. And Dr. Anupam Bhai, he was one of the key organizers of these symposiums. So Anupam Bhai, instead of I talk about this symposium, how about you talk briefly about this symposium, please? Jain Center for Greater Boston, जैना, टेम्पल्टन फाउंडेशन, ओबराय फाउंडेशन आदि के साथ मिल करके हमारे पंकज भाई ने एक इनिशिएटिव लिया और हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम जून 2020 में इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन जैन मैथमेटिक्स MIT में आयोजित करेंगे, लेकिन कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण वो समय नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोगों ने पिछले दिसंबर 2020 में ऑनलाइन सिंपोजियम किया, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे मैथमेटिशियंस जुड़े। मुझे खुशी है कि मैं, पंकज भाई, सुलेख भाई, डॉक्टर मनोज जैन और MIT के प्रोफेसर देवव्रत शाह, हम सब लोग मिल करके इस काम को कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि हमारे आगम ग्रंथों में जो गणित का विषय समाहित है, जो पारिभाषिक शब्दावली के ज्ञान के अभाव के कारण प्रकाश में नहीं आ पा रहा है, और हमारे आचार्य भगवंतों का इतना श्रम और जो हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है वो दुनिया के सामने पहुंचे, लोग उसको जाने, जैन धर्म का प्रभावना हो, जैन धर्म की के प्रति सबके मन में बहुमान का भाव आए, इस भावना के साथ, और भारत का गौरव भी बढ़े। हम सब लोग भारत के हैं, चाहे जिस संस्था से जुड़े हो, हम अपने जैन हैं पहला, और दूसरे भारतीय है। ये दोनों व्यक्ति सब लोगों के बीच में कॉमन है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया है। अभी भी हमारी योजना गतिमान है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले चल करके, या किसी भिन्न रूप में, जिससे कि हम एक स्थायी व्यवस्था के तहत, जैसे आपने कहा कि क्या सेट थ्योरी को बताने वाली कोई किताब है, दूसरे भाई का कहना था कि जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाली कोई किताब है, ऐसी पुस्तकों की हम सीरीज निकालें, उस मटेरियल को ऑनलाइन करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु लोगों की भावनाएं शांत हो सके और धर्म की प्रभावना हो सके, और विषय का भी विस्तार हो। एज ए मैथमेटिशियन भी मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं, हमारे देश के लोगों ने जो गणित के लिए योगदान दिया है वो पूरी दुनिया के सामने पहुंचे। इसी के लिए पंकज भाई कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी हमारे तीर्थंकर भगवंतों की जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक आदि तिथियों के बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन किया है और कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, और मुझे बताते हुए फक्र है कि हमारे भगवत तीर्थंकर महावीर और तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जो तिथियां, पंचकल्याणक तिथियां हमारे आगमों में दी हैं, वो ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से, नासा के सॉफ्टवेयर के माध्यम से अप्रूव हुई है, उनमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं आई है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि अरे जैन साहित्य तो कपोल कल्पित है, उनकी अपनी भ्रांतियों का निराकरण कर लेना चाहिए। जैन आचार्यों ने एक एक शब्द पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, तथ्यों के साथ लिखा है, और इसकी पुष्टि पंचांग जैसे सॉफ्टवेयरों के माध्यम से भी आज हो रही है। तो हम इस बोस्टन के कॉन्फ्रेंस के आज हम नहीं कर पाए, जल्दी ये महामारी दूर होगी, हम लोग बोस्टन में भी कॉन्फ्रेंस करेंगे और सब लोगों को जोड़ने का ऑनलाइन ऑफलाइन मौका देंगे। ये हमारा दायित्व है कि हम जैन साहित्य के बारे में आपको जानकारी दें, जैनाचार्यों के कृतित्व के बारे में जानकारी दें, जैन आगमों की जानकारी दें, जिससे आप अपने ज्ञान की वृद्धि करते हुए, शनै शनै कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें, और जब जाए तो मुझे भी साथ ले चलें।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुपम जी जैन। आज आपने बहुत सारी बात जैन आगमकालीन साहित्य में गणित का जिस तरह से उल्लेख किया है उसके बारे में की, और साथ ही में आपने बहुत सारे लोगों की कुतूहलता को भी संतोष दिया। ये एक बहुत ही अच्छा कार्य होने जा रहा है, उसके बारे में भी काफी विस्तृत माहिती दी। हम जैन साहित्य अकेडमी ट्रस्ट और हमारे सारे स्वाध्यायियों की ओर से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पर हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आने वाले समय में आप फिर से एक बार यहाँ व्याख्यान के लिए जरूर आए और आपके ज्ञान से हमें भी प्रकाशित करें। थैंक यू। धन्यवाद, जरूर आएंगे। और पंकज भाई आए, उनका स्वागत है। पंकज भाई बोस्टन से जुड़े, उनका स्वागत है। Thank you, thank you, thank you. And I would like to add one thing. The Boston Center, we will be publishing the proceedings of the first symposium on Jainism and mathematics, perhaps in July or August. Again, it will be Dr. Anupam Bhai. He will be guiding this effort on the publishing this proceeding. Thank you, Anupam Bhai. Thank you.